अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे और हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे, और क्यों ना करें, क्योंकि आपके इतने सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पे भी मुझे आप लोगों के मैसेजेस मिले हैं, और बहुत सारा शुक्रिया ढेर सारे प्यार के लिए। अच्छा जनाब, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप स्किन केयर के हवाले से जब बात कर रही होती हैं तो कुछ और चीज़ों के बारे में भी आप बात करें, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि जो मुख्तलिफ चीज़ें हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं उनसे हमें क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। और आपने अब तक चाय के बारे में बात नहीं की, तो जनाब मैंने सोचा कि आज के इंट्रो में चाय के बारे में ही बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम मौसम के ऊपर। मौसम क्योंकि अब सर्दी का है और सर्दी बढ़ती भी जा रही है, और अगर देखा जाए तो हम आदी भी हो गए हैं, रच बस गए हैं इस माहौल में। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं इस मौसम में ये शिकायत करते हैं कि उनको स्किन के इश्यूज़ हैं, एलर्जी है, कुछ लोगों को खांसी है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, और वो इसकी वजह मौसम ही बताते हैं। तो इस मौसम में सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो ये है कि आपकी जो इनटेक है, जो डेली रूटीन है, आप उसको बेहतर कर सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो कमाल है वो है जनाब आपकी चाय का। अच्छा, अब चाय जो होती है ना, उसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो चाय मुख्तलिफ तरह की होती है। एक होती है रेगुलर टी, जिसको हम कहते हैं सादी चाय, यानी कि जो हमारे घरों में हम इस्तेमाल करते हैं सुबह शाम, मतलब अम्मी चाय बना दें, बाजी चाय बना दें, सब मतलब चाय के बारे में बोल रहे होते हैं। लेकिन शायद हमें ये नहीं पता कि ये चाय जो है इसका कितना फ़ायदा है और ये कितनी फ़ायदेमंद है। और ये जो रेगुलर टी, जिसको हम बिल्कुल भी कोई मतलब प्रिविलेज नहीं देते उस चाय को ना, हम कहते हैं बस ठीक है चाय बन रही है, लेकिन इस चाय के बड़े फ़ायदे हैं। और ये जो नॉर्मल चाय हम पी रहे होते हैं, ये चाय हमें फ़िट रखती है। और ये चाय हमें कैसे फ़िट रखती है? क्योंकि ये चाय जो है ये एक तरह का ब्रेक होता है, ये रिलैक्सेंट होता है आपके लिए। तो इसमें अगर आप इलायची डाल लें, इसमें अगर आप दालचीनी डाल लें, तो इसकी तासीर बदल जाती है। और जाहिर है जब इसकी तासीर बदल जाती है तो फिर इसकी जो इम्पैक्ट्स हैं बॉडी पर वो भी चेंज हो जाते हैं। तो जो रेगुलर टी होती है यानी सादी चाय, वो ज़रूर पीनी चाहिए इस मौसम में, आपके काम आती है और आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। ब्लैक टी की बात कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो कि अपने ब्रेकफास्ट के अंदर सादी चाय यानी रेगुलर टी पी रहे होते हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो हार्ट रिस्क कम करें तो वो ब्लैक टी पी सकते हैं, यानी कि कहवे वाली चाय, जिसको कहते हैं काली चाय। ठीक है ना, आम अल्फाज में हम लोग यही कहते हैं कि जी काली वाली चाय नहीं पीनी, तो जी ब्लैक टी। तो वो इस तरह से अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं, तो वो आपके लिए बेहतर है। उससे आप हार्ट अटैक जो है, हार्ट रिस्क कम होता है। अब कुछ बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चाय है जिसकी वजह से आपकी स्किन बेहतर होती है, जिसकी वजह से झाइयाँ, कील महासे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप ये रेगुलर अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं, रेगुलर इस चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी महंगी पड़ती है। और ये चाय जो है कश्मीरी चाय है। जी हाँ, कश्मीरी चाय पीने से आपका जो एक ब्लड फ्लो है वो भी बेहतर होता है, लेकिन स्किन के लिए ये चाय बहुत बेहतर है। अब जो लोग इस बारे में जानते हैं कि कश्मीरी चाय कैसे बनती है, हमने आपको बताया भी था अपने शो पे कश्मीरी चाय कैसे बनती है, वो ज़रूर इसको बनाएं और पिएं। लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो डेफिनेटली इसकी रेसिपी जो है वो कहीं से देखें और कश्मीरी चाय उसका इस्तेमाल करें। अब ग्रीन टी, ग्रीन टी का तो इशू ये है कि हर कोई ग्रीन टी इस्तेमाल करता है। और ग्रीन टी जैसे सादी चाय यानी रेगुलर टी कॉमन है, इसी तरीके से ग्रीन टी जो है वो भी बड़ी कॉमन है। लेकिन इसको कब पीना चाहिए, इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए? बहुत सारे लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं, फैट बर्न करने के लिए जो है उन लोगों को लगता है कि ग्रीन टी का इस्तेमाल सुबह, दोपहर, शाम हर टाइम करना चाहिए। बट इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ योर बॉडी एंड इम्यूनिटी। कि ग्रीन टी पीने वाले बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनका फैट लूज़ होता है और बहुत टाइम के बाद होता है, ग्रेजुअली, स्लोली। बट ग्रीन टी पीने का बेहतरीन टाइम ये है कि जब आप दोपहर का खाना खा लें, उसके बाद आप जो भी आपकी एक्टिविटी है वो आप एक्टिविटी कर रहे हो, बट बिफोर दैट अगर आप शाम को वॉक पे जा रहे हैं या शाम को जो आपका एक टी टाइम है उस टाइम पर आप ग्रीन टी ले रहे हैं, तो दैट्स द बेस्ट टाइम। क्योंकि उस टाइम पर आप का जो डे का जो एक बीच होता है ना दरमियान, वो होता है। लाइक अगर वैसे बात करें तो असर से पहले यानी असर की नमाज से पहले, तो अगर आप ये ग्रीन टी पीते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी वर्कआउट करेगी। और उसके अलावा रात के खाने से पहले जब आप ग्रीन टी पी रहे होते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब कौन सी वाली चाय रह गई है जो मैंने बतानी है? क्योंकि मैं ना सोच रही थी कि सारी जो चाय हैं उनकी जो अफादियत है वो आपके साथ में शेयर करूँगी। अब जनाब रह गई है चाय इलायची वाली, अब रह गई है चाय दालचीनी वाली। अच्छा, अब अदरक वाली चाय जो है वो भी रह गई है।
तो इलायची वाली चाय जायके में भी अच्छी होती है, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। दालचीनी वाली चाय के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अदरक वाली चाय जो है वो आपके ब्लड फ्लो को ठीक करती है, डाइजेशन में काम आती है, स्ट्रेस में कमी होती है, जहनी दबाव कम होता है। तो रेगुलर टी के अंदर आप अदरक डाल लें एंड दैट्स कॉल्ड अदरक वाली चाय। तो चाय की जो फैमिली है ना और चाय की जो स्पेशलिटी है वो आज मैंने आपके साथ में डिस्कस की, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि जी आपने अब तक चाय के बारे में बात नहीं की, तो मैंने सोचा कि बिल्कुल अब आपको बता दें कि कौन सी चाय पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो डेफिनेटली हम सब, मैं बहुत शौक से चाय पीती हूँ, अभी थोड़ी देर बाद जो है मेरी चाय आने वाली होगी जब मैं ब्रेक पे जाऊँगी। अच्छा जनाब, इसके अलावा अब आज क्या हमारे शो पे हम बातें करने जा रहे हैं वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शो पे जो बातें आज हम कर रहे हैं, जो आज हमारे टॉपिक हैं, वो बड़े ज़बरदस्त टॉपिक है हमेशा की तरह। आज हम बात करेंगे ह्यूमैनिटी की, कि किस किस तरीके से ह्यूमैनिटी की जा सकती है। आज हम बात करेंगे कि हमारी जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है वो इतनी अनप्रिडिक्टेबल क्यों है। और ये तो मैं डे 1 से, मतलब जब से मैंने मैचेस देखना स्टार्ट किए हैं, मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि हमारी टीम जो है बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। यानी कभी जीता हुआ मैच हार जाते हैं, कभी हारा हुआ मैच हार रहे होते जीत जाते हैं, क्योंकि हमारी टीम में है पोटेंशियल। और ये एक ऐसी टीम है जिसको शायद दुनिया में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सका। बड़े बड़े जब बैट्समैन हमारी टीम के साथ खेल रहे होते हैं, बड़ी बड़ी टीम्स हमारी टीम के साथ खेल रही होती है ना, वो कभी हमारी टीम को हल्का नहीं लेती। वो हमेशा यही कहती है पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर जाते हैं। लेकिन हाँ, एक टीम ज़रूर ऐसी है जो कि क्लेम करते कि वो बहुत ज़बरदस्त कंसिस्टेंट और कहना चाहिए ना कि थ्रू आउट एयर परफॉर्मर्स है। लेकिन आजकल उनके साथ क्या हो रहा है, और आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, इंडियन टीम की। जी हाँ, इंडियन टीम जो कि अब से 6 महीने पहले तक वर्ल्ड कप जीती थी, 6 महीने पहले तक जो रोहित शर्मा के बारे में इतनी सारी वहाँ पे बातें हो रही थी, और 6 महीने पहले तक वो अपने जिन जिन बैट्समैन के बारे में बातें कर रहे थे कि जी अगर क्रीज़ पर ये लोग मौजूद हों तो फिर तो समझे कि रन्स आने ही आने हैं, फिर तो उनके बल्ले जो हैं वो रन्स उगलेंगे ही, और गौतम गंभीर आके ये चेंज कर देंगे, वो चेंज कर देंगे। लेकिन उन्होंने क्या कुछ चेंज किया, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा अभी हमारी टीम के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, हमारी टीम कैसे बेहतर हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। हमें जो है वो खुर्रम मंजूर भी ज्वाइन करेंगे, उनके साथ तौसीफ भाई भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे करेंगे हम ढेर सारी बातें। और जो आपके और मेरे दिल की बातें ना, वो सारी हमने उनसे पूछ लेनी है कि जी हमारी टीम का प्रॉब्लम क्या है, हमारे प्लेयर्स का प्रॉब्लम क्या है, ये इतने बड़े बड़े बैट्समैन हैं, ये इतने बड़े बड़े नाम है, हो क्या जाता है, इस हवाले से होगी बात। लेकिन उससे पहले टॉप स्टोरीज़ पर नज़र डालेंगे। सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ होंगे जिनसे हम डिस्कशन करेंगे, जिनसे हम बात करेंगे कि आज की टॉप स्टोरीज़ जो हैं वो क्या हैं, और क्या ऐसी खबर है जो हम आपके साथ में सबसे पहले शेयर करें, और वो कौन सी पॉपअप न्यूज़ है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये है एक मदर और एक बेटे की, यानी एक वालदा और एक बेटे की, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत हिट है। लेकिन ये न्यूज़ आपके साथ में शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी जो कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा इन है, और हमने सोचा कि ज़रूर हम आपके साथ में शेयर करते हैं, क्योंकि इसमें एक तरह का मैसेज भी है। ये एक माँ बेटे की स्टोरी है, और अब्दुल अहद इनके बेटे हैं, और इनकी जो वालदा हैं उन्होंने इनको 18 साल तक बड़े अच्छे तरीके से उनकी तरबियत की है, बड़े अच्छे तरीके से उनको पाला है, और उनके लिए ख़ासी कुर्बानियाँ दी हैं। राइट नाउ अब्दुल अहद ने अपनी जो वालदा हैं उनकी दूसरी शादी कराई है, और उनका यही कहना है कि क्योंकि मेरी वालदा जो हैं वो डिज़र्व करती हैं कि ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उनको मिलें, और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुर्बानी दी। तो जब ये वीडियो मंजर आम पर आई और जब इस तरह के स्टेटस मंजर आम पर आए, तो लोगों की जानिब से भी अब्दुल अहद को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। तो बड़ी ज़बरदस्त सी ये वीडियो है, और इस वीडियो में जो है वो जज्बाती मनाजिर बहुत ज़्यादा है। मतलब किस तरह से पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए सारी लाइफ कुर्बान करते हैं, और उसके बाद फिर हम उनको लगा कि उनकी वालदा जो है वो डिज़र्व करती हैं कि ज़िंदगी की मज़ीद खुशियाँ जो हैं वो आगे जिएँ। तो उन्होंने ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, जिसके ऊपर सोशल मीडिया से भी उनको तारीफ़ें मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, टॉप स्टोरीज़ पे डिस्कशन करते हैं। सीनियर रिपोर्टर्स ने हमें ज्वाइन किया है हमारे ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अयाज भाई
कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अयाज भाई जो है ना वो जो लोग न्यू ईयर की सेलिब्रेशन कर रहे थे ना, अयाज भाई के बारे में बताती हूँ कि अयाज भाई भी कल कुछ सेलिब्रेट करके आए। जरा प्लीज अयाज भाई बताएं क्या सेलिब्रेट करके आए, ताकि हम चाहते हैं हम आपको मुबारकबाद दें। आपने जो अभी वो जैसे पैकेज देख रहे थे हाँ। जैसे, तो उसमें हमारी कल वेडिंग एनिवर्सरी थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो कल हम वेडिंग वेल्डिंग अरे नहीं, वेल्डिंग ही होती है वो, तो आप वेडिंग समझ लें या वेल्डिंग समझ लें। नहीं नहीं नहीं, वो ये welding सना ही भाभी से पूछना पड़ेगा कि ये कौन सी वाली एनिवर्सरी का जिक्र कर रहे हैं अयाज भाई। बहरहाल आपको और भाभी को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा, लेकिन कैसा रहा, मतलब कल आपने देखा रश? क्योंकि न्यू ईयर वाले लोग भी तो जो हमारे शो पे जो कल गेस्ट आए थे ना, वो भी यही बात कर रहे थे कि जो हम नहीं जा सके न्यू ईयर नाइट पे, वो उन्होंने अगले दिन भी फिर सेलिब्रेट किया। अभी चल रहा है न्यू ईयर की सेलिब्रेशन? जी, सेलिब्रेशन लग रहा है कि जब आप निकले, हाँ। ऐसे हम रात को निकले तो फैमिली में भी एक शादी शुरू हो गई है, तो हम निकलना लेट नाइट हो रहा है। तो उसमें जब देखा तो घरों में काफ़ी ऐसा लग रहा था कि कल भी अरेंजमेंट्स थे और लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो लग ये रहा है कि लोग ज़रा आज ये वीक, ये पूरा वीक जो है वो न्यू ईयर वीक के नाम से जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अशरफ भाई, आपके ऊपर तो ट्रीट भी ड्यू है, आपके ऊपर तो वैसे काफ़ी सारी सेलिब्रेशन ड्यू है। वैसे ये बताएं आप। वो ट्रीट आज वो आपको वापस आना पड़ेगा, जल्दी नहीं जाइएगा तो आज ट्रीट पूरी हो जाएगी। चले ठीक है जी, अशरफ भाई की तरफ से आज हमें ट्रीट दी जा रही है। अच्छा जी, अब कुछ टॉप स्टोरीज का जिक्र करते हैं। नए साल के पहले रोज जो है वो स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स की नई बुलंदियों को छू गया, जबकि पहले रोज जो है वो कमी देखी गई थी। ये जरा इस हवाले से बताएं। नहीं, देखे ना कि जो साल 2024 एंड हुआ है, तो एंड में जो 6 महीने थे बहुत अच्छे रहे। हाँ। और सबसे पहली बात अगर हम देखें, साल 2024 में स्टॉक एक्सचेंज 84% का इजाफा, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। हाँ। और तारीख में कभी नहीं हुआ है। और 55,000 पॉइंट्स का इजाफा एक रिकॉर्ड है। सही। और दुनिया में सेकंड नंबर पे आई है बेस्ट परफॉर्मेंस में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। सही। वजूहत क्या हैं कि 6 महीने में जो इकदाम हुए हैं, और सबसे अहम पूरी बिजनेस कम्युनिटी के लिए आर्मी चीफ, उसके साथ हुकूमत ने भी साथ दिया। जो मसाइल थे वो हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके ऊपर जो क्लोजिंग थी, यानी कि जो 2024 अख्ताम हुआ, तो नई उम्मीदों के साथ जो है साल 2025 का आगाज़ हुआ है। और जैसे ही हुआ तो उसने पिछले साल का रिकॉर्ड भी 100 इंडेक्स ने तोड़ दिया। और जो टोटल जो है 1,17,000 से भी ऊपर चला गया। सही। अब मार्केट टारगेट कर रही है, जो क्योंकि हमने एक रिपोर्ट देखी थी कि ये कहा है कि जो शेयर प्राइस है अभी भी जो है उसमें बहुत गुंजाइश है, यानी कि शेयर प्राइस में 40 से 50% इजाफा हो सकता है। अच्छा। तो अभी करंट भी हम देखें तो 100 इंडेक्स जैसे 1,17,000 पे है, तो राइट नाउ वो मजीद जो है 40 से 45,000 ऊपर जा सकती है। मार्केट एनालिसिस की बात है। अच्छा, सही। तो क्योंकि अगर हम देखें रीजनल ममालिक की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें बड़ी गुंजाइश है, जैसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, दीगर है। एक जो बातें कर रहे हैं तो उसके साथ, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का दोबारा से टेक ऑफ हो रहा है। अब साल 2025 में पूरा कह रहे हैं कि पूरा ये ज़मीन छोड़ देगा, क्योंकि अभी तो हम रेंग रहे थे। हाँ। अब साल 2025 में कह रहे हैं कि ये टेक ऑफ मारेगा। और फिर आपको ग्रोथ नज़र आएगी, जिसमें सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है बिजली की कीमत का। अगर इस टेक ऑफ में बिजली की कीमत कम हो जाती है तो ये टेक ऑफ प्रॉपर जो है आसमान तक पहुँचा देगा। बस फिर सारा मसला हम पाकिस्तानियों का, कराची वालों को तो बिजली की कीमत कम ही हो जाना बेहतर है। अयाज भाई देखिए, वज़ीर आज़म ने अब नया साल आती जो है वो उड़ान पाकिस्तान एक बिजनेस के हवाले से जो ना एक नया पैकेज दे दिया। अब वो पैकेज से मुराद ये है कि वो बता दिया है कि हमारे ये टारगेट्स हैं, हमें इसको अचीव करना है। सबसे अहम चीज़ है कि अब सरमायाकारों को ये बात समझ में आ रही है। सबसे अहम कि उन्होंने कहा हमें IMF से जान छुड़ानी है। अच्छा। अब IMF मजीद कर्जों का बोझ मुल्क में अब नहीं होगा। जहाँ जहाँ शरह सूद कम होता हुआ गया, इस साल के अंदर 22% पे था जब साल का आगाज़ था, तो अब वो कम होते होते 13% पे आ चुका है। और अब ये कहा जा रहा है, जो कि वाज़ेह तौर पे वज़ीर ख़जाना भी बोल चुके हैं, वज़ीर आज़म बोल रहे हैं, सिंगल डिजिट में आना है, यानी कि वो 10% के अंदर लाने की कोशिशें हैं। तो ये साल इसलिए और मुस्बत होगा कि एक तो शरह सूद हमारा 10% से अंदर आ जाएगा। महंगाई की शरह जो पिछले 2 साल पहले 34 और 38% पे थी, वो आज 4.1% पे आ गई है। सही। तो ये वो अहम चीज़ें हैं जिसको देख के स्टेट बैंक भी जो है मजबूर हुआ कि उसने शरह सूद को कम किया, क्योंकि महंगाई की शरह जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ रही थी अब वो रुक गई है। महंगाई की शरह रुक गई है, शरह रुक गई है, यानी जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही थी उसको ब्रेक करके अब वो कम हो गई है। महंगाई अभी महंगाई ख़त्म नहीं हुई। सब ये बात समझने की कोशिश करेंगे। ये जब बताया जाता है कि महंगाई की शरह, यानी उसके चीज़ें महंगी होने की जो शरह है, यानी कि जो स्पीड से बढ़ रही थी वो रुक गई है। वो अब 4% पे आ गई, जो कि 34% पे थी, इस साल 22% पे थी, जब जाके ये अब आके वहाँ पे रुकी है। अब
सबसे अहम चीज़ है कि जो जो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हमें बढ़ानी है, जिसकी वजह से हमें ज़र मुबादला कमाना है, डॉलर्स हमें चाहिए, तो उसके लिए अब तमाम इकदामात जो हैं हुकूमत के, वो ये हैं कि सबसे पहला कदम क्या है कि जब बिजली रीजन के अंदर सबसे सस्ती बिजली हमें करे, बिजली कम से कम इस कीमत पे आ जाए कि हम दूसरे मुल्क का मुकाबला तो कर सकें। हाँ। जो हमारे इर्द गिर्द के जो हम रीजन की बात करते हैं, तो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, आपका श्रीलंका, हाँ। वियतनाम, ये वो मुल्क हैं जो अब हमारे सामने आ गए, जो हमसे सही। सस्ता, उनके पास जो है उनकी हुकूमतें उनको सपोर्ट करती हैं, तो वो सही। दुनिया में अपने जब प्राइस कोट करने जाते हैं एक्सपोर्ट्स, खासकर क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो हमारी गारमेंट्स इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं, या हाँ। हम जो इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो उसके लिए जो सबसे अहम मुल्क माने जा रहे हैं, वो हमारा कॉम्पिटिटर जो मुल्क है वो इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वियतनाम है। ये इन ममालिक के अंदर जो है वो बिजली हमारे से काफ़ी सस्ती था। वो हमारी जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो 9 सेंट की है। अच्छा, तो वो अब ये चाह रहे हैं कि हुकूमत की अब तरजीह जो है, तरजीही बुनियाद, वो जो सही। सबसे अहम वज़ीर आज़म ने जो बात की, वो यही की कि हमें बिजली जब तक सस्ती नहीं होगी हम दुनिया को कॉम्पीट नहीं कर सकते, अपने रीजन को क्या पूरी दुनिया में। सबसे अहम मसला है कि बिजली हमारी सस्ती होगी, सही। तो अब उसके ऊपर इकदाम होने जा रहे हैं। एक अच्छा रिलीफ मिलने वाला है, जो कि IPPs के हवाले से भी ये सारे काम हो चुके हैं। हम ये बात बता चुके हैं बार बार, ये बात हुई है कि अब से 15 से 20 रुपए के लिए एकदम से कम होने जा रही है। अभी तो वज़ीर आज़म ने वैसे ही पैकेज, विंटर पैकेज दिया हुआ है कि ज़्यादा बिजली जलाएं, हाँ। आपको कम पैसों में बिजली मिलेगी। सही। विंटर पैकेज वैसे ही अनाउंस है, जैसे ही ये ख़त्म होगा उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि फिर एक IPPs वाला मामला भी सामने आ जाएगा। ठीक है अशरफ भाई, जिस तरह से कह रहे हैं अयाज भाई कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पाइपलाइन में हैं और ये मसला डिस्कस हो रहा है कि बिजली की कीमतें अगर सस्ती हो जाती हैं तो बाकी चीज़ें बहुत इम्पैक्टफुल हो जाएंगी। आपको की क्या असेसमेंट है कि वाकई ऐसा हो जाएगा, आवाम को रिलीफ मिल जाएगा और इसके जो मईशत पे दीगर असरात हैं वो पॉजिटिव पड़ जाए? देखें, जो हमने पिछला जायज़ा लेना, पिछले 2 दिहाइयों का, 20 साल का, तो हमारे यहाँ जो आता है अब टर्न आउट जो मुश्किल था ना, हम निकल गए उससे। 3 साल तक हमने, पाकिस्तान ने बहुत मुश्किलात देखी, आवाम ने बहुत मुश्किलात देखी, और हमने अभी दिसंबर में ही दिया है कि एक पहली अच्छी खबर है जो 15 जनवरी को हो गया कि इलेक्ट्रिक की 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली सस्ती होने जा रही है। अच्छा। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जो बिजली पैदा करने वाले हैं 22 इदारे हैं, उसमें के इलेक्ट्रिक वाहिद है जो कि प्राइवेट एंटिटी है। अच्छा, ठीक है, बाकी वो सरकार के उसमें काम कर रहे हैं। अब के इलेक्ट्रिक जो काम कर रही है, इसको सोलर भी आ रहा है, दीगर चीज़ें भी आ रही हैं, फिर NTDC से आ रही है, फिर अपनी बिजली बना रहा है, फिर गैस से बिजली बन रही है, तो उसकी जो कॉस्टिंग है, जो फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज की मद में जो नवंबर के बिल का जो है, ये वाला जो बिल आगे आएगा, उसमें 5 रुपये फ़ी यूनिट कमी का ये दरख्वास्त की है नेपरा को। 15 जनवरी को इसका समाप्त होगी नेपरा में, और इसके साथ ही तो इन्होंने 5 रुपये सस्ती करने की कही है, और मुल्क भर के तमाम डिस्कोज जो हैं उन्होंने 60 पैसे कमी की। बहुत बड़ा फ़र्क है ये, क्योंकि यहाँ कॉस्टिंग कम हुई, और ये कराची में इसलिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि पूरे मुल्क की अगर हम बात करें, कराची में 24,000 सनतें हैं, 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं, और इसके अलावा सबसे बड़ा कराची शहर, कराची की सबसे बड़ी आवाम, 2 करोड़ की रजिस्टर्ड आवाम है मरदमशुमारी से, अनरजिस्टर्ड बात करें तो 3 करोड़ से ऊपर है। तो ये जो कराची शहर है, यहाँ के जो बासी हैं, जो तरसे में परेशान हैं, तो उनके लिए एक जो जनवरी है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा, और पूरे मुल्क भर के लिए भी अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो, क्योंकि IPPs वाला जो मामला है बिजनेस कम्युनिटी ने उठाया, तो उसके ऊपर इक़दाम हो रहे हैं। हमने बहुत पैसे दे दिए पर यूनिट, आप यकीन करें वो पावर प्लांट चलते भी नहीं, हम 24 रुपये दे रहे हैं, आप भी दे रही हैं, मैं भी दे रहा हूँ। इसके ऊपर 2 साल से हम लोग, मतलब मैं भी खबरें दे रहा था, बिजनेस कम्युनिटी लगी हुई थी, फिर आर्मी चीफ इसमें एक्टिव हुए, फिर हुकूमत पाकिस्तान को टारगेट दिया गया है। तो अभी तक जो है मजमूई तौर पर मैं बताऊं कि पहले 8 हुए थे, 7 मजीद हो गए, मजीद खुशखबरियाँ आने वाली हैं, जिससे ये जो आपका बोझ है ना, ये कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी चार्ज, हम बिजली इस्तेमाल करें नहीं करें, यू हैव टू पे। तो 24 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट जब कम होगी, जैसे अयाज कह रहे हैं कि 9 सेंट, यानी 9 सेंट का मतलब है विदाउट टैक्स ड्यूटी जो 25 रुपये का यूनिट हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए जी, पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, और ये जनवरी जो है वो अच्छा जाएगा कराची के लोगों का भी और पाकिस्तान के लिए भी, मईशत के लिए भी अच्छा। मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस जनवरी में मौसम जो है वो भी काफ़ी सर्द होने जा रहा है। तो मौसम के क्या हालात हैं ये जानते हैं, अभी आपको दिखाते हैं कि आज दिन में कैसा मौसम रहेगा। तो आज 11 बजे जो है वो 21 सेंटीग्रेड, 12 बजे 23 सेंटीग्रेड रहेगा, फिर 1 बजे 25 सेंटीग्रेड और फिर 26 सेंटीग्रेड रहेगा 2 बजे। तो ये रहेगा आज का मौसम, और मौसम के हवाले से जो है वो महकमा मौसमियात ने भी पेशगोई की हुई है कि जी कराची में जो है वो सर्द हवाएं
चल रही हैं और गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है वो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, कोयटा में भी जो है वो सर्दी है। अच्छा अशरफ भाई, मौसम की अगर हफ्ते के बाद सर्दी होने वाली, क्या कह रहे हैं अच्छा, भैया? हाँ? हफ्ते के बाद कुछ हवाएं दोबारा से चलने की जो पेशगोई की गई है। ये 2 बजे के बाद मौसम क्या हो जाता है? हम 2 बजे तक क्यों बताते हैं? ये आपसे सवाल है। अच्छा, 2 बजे के बाद मेरा क्योंकि ग्रेजुअली बढ़ रहा था, जहाँ 23 में आया उसके बाद थोड़ा और बताएं कि बढ़ेगा कि कम होगा। अच्छा फहद, जरा प्लीज बताइएगा कि 2 बजे के बाद वाला जो मौसम है वो क्या हो जाता है, ठीक है? तो वो भी थोड़ा बताएं। अच्छा नहीं, उसका जवाब मैं वैसे जो मुझे समझ में आता है वो मैं दे देती हूँ। हमारे यहाँ पर शो में ना चीफ मेट्रोलॉजिस्ट आए थे, तो जब मैंने उनसे पूछा था कि भाई आपकी जो पेशेंट गोई होती है वो आपके घर में भी मानी जाती है कि नहीं जाती, तो वो इस बात को अग्री कर गए थे कि उनकी वाइफ भी और फैमिली भी उतना ही मानती है जितनी पाकिस्तानी अवाम पेशगोई मानते हैं। तो क्योंकि कोई चीज़ एक्यूरेट नहीं होती तो इसलिए हम आपको 2 बजे तक एक्यूरेट मौसम बताते हैं, और फिर जो है उसके बाद हम अगर बताएं तो डेफिनेटली फिर वो चीज़ें जो है वो एक्यूरेसी के बियॉन्ड चले जाती हैं। तो इसलिए फिर हम चाहते हैं कि यहाँ से ऑथेंटिक और प्रॉपर चीज़ें ही जाएं। और वैसे 5 बजे तक फहद आप क्या बता रहे हैं कि 5 बजे तक 27 डिग्री रहेगा और फिर उसके बाद जो है वो 20-21 हो जाएगा। ये लीजिए आपको मौसम की शाम के 7 बजे तक का मौसम का हाल जो है वो बता दिया है हमने। अच्छा जनाब, एक और खबर है, और ये वाली जो खबर है ना, ये खबर है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें इनका कहना है कि डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी का पाकिस्तान से पायलट एक्सपोर्ट करने का ऐलान। इसकी जो बैकग्राउंड है वो अशरफ भाई से और अयाज भाई से पूछेंगे, लेकिन जो नादिर शफी डार साहब हैं उनका ये कहना है कि हमारे रीजन के अंदर जो कॉकपिट पायलट्स हैं उनकी बड़ी कमी है। अशरफ भाई आप बताएं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताएं, और ये एक्चुअली ये खबर किस तनाजुर में है और ये कौन से पायलट्स की कमी की? क्योंकि जब मैं अभी अयाज भाई से बात करी थी तो मैंने कहा अयाज भाई पायलट्स की कमी है, तो अयाज भाई और अशरफ भाई तो हैरान हो गए। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास तो जहाज कम है, पायलट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये इस खबर का ज़रा बैकग्राउंड बताएं। ये डीजी साहब जो आए हैं तो इन्होंने पूरा चीज़ें ली हैं। हमारा बहुत एक मसला है। मैं बड़ा अफसोस के साथ कहूँगा कि गवर्नमेंट आई, उन्होंने ऐसे लोगों को रखा अनएजुकेटेड पर्सन्स, जिसने SPIA को बैठा दिया। सही। ये पूरी जिम्मेदारी जो इससे पहले गवर्नमेंट जो थी PTI की, उनके वफाकी वजीर थे, उन्होंने जो बातें बोली, मतलब मैंने कैटेगोरिकली मैंने उनसे 1 to 1 मिला था, उनको बोला मैंने कि ये नहीं हो सकता है। उन्होंने बोला था कि जाली लाइसेंस है पायलटों के पास। अब आप एक वफाकी वजीर कौमी असम्बली में ये फरमा रहे हैं, आपको पता है PIA आप यूरोप में जाते थे, आप UK में जाते थे, आप USA जाते थे, आपके पास बैन लग गया। इतना नुकसान पहुंचा कि PIA ज़मीन पे बैठ गई। ये किसने बैठाया? अब आपको जब नहीं पता है, आप पूछ लें, कोई पढ़े लिखे लोग हैं गलती से इस मुल्क में आपसे ज़्यादा, आप तो खुद जाली डिग्री पे थे। ठीक है, ये साहब हैं, इनकी आप जाके जो रहे हैं इनके तो अब खैर अफसोस की बात है, लेकिन आने के बाद ये काम हुए कि अब PIA को अब वहाँ पे इजाज़त मिल गई है, मगर बहुत काम करना पड़ा। आप यकीन करें कि पाकिस्तान के वो पायलट्स हैं जो कि एमिरेट्स एयरलाइन EK, ठीक है, वो चलाने वाले कौन है? पूछें आप किसी से भी सही। पाकिस्तानी पायलट्स। अभी PIA का बताऊं, जो लास्ट हमने उसके अपग्रेड किया था, 550 पायलट्स हैं PIA के। बल्कि एमिरेट्स को तो सिखाया ही कहना चाहिए कि एमिरेट्स की जो ग्रूमिंग हुई है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें या देखें तो आपको यूट्यूब पे कितने लोगों के जो है ना वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये हमने ही तो सिखाया है। मैंने मतलब कि यहाँ पे आके बिजनेस के साथ मैं पहले एविएशन भी बहुत किया मैंने साबिक दोनों चैनल्स में। अच्छा। और एविएशन में जब किया है तो आप यकीन करें कि जो प्राउड होता है ना, वो अगर आप पायलट से मिलेंगे तो दुनिया के पायलट से अगर आप देखें तो उसमें क्या फ़र्क है कि हमारे जो 777 बोइंग जब उड़ाते थे पाकिस्तानी पायलट, तो आप यकीन नहीं करेंगी कि बाहर के जितने पायलट थे उनको खड़े होकर उन्होंने सलूट भी मारा है उनको। क्योंकि 777 बोइंग को जब आप लैंड करते हो, लैंडिंग और टेक ऑफ, क्योंकि लैंडिंग है जब इतने वजन के साथ जब वो लैंड कर रहा है तो इतना ज़बरदस्त उनका लो फ्रिक्शन के साथ वो लैंडिंग करते थे, लोग तालियां बजाते थे जब लैंडिंग के बाद। सही। ये वो पायलट हैं जिन्होंने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। ये वो पायलट है, क्योंकि पायलट का ये है कि जो भी आप अगर आप पायलट बने ना तो हर 6 महीने बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है। सही। ऑनलाइन टेस्ट का मतलब ये है कि उसको सारा इमरजेंसी कॉकपिट में बैठा के उसके अंदर सारे वो पूछा जाता है फिर ऑनलाइन कि क्या इमरजेंसी में होगा। तो हर 6 महीने बाद जब मेरा रिन्यूअल हो रहा है तो फेक कैसे हो सकता है? सही। आपने पूरी अथॉरिटी को आपको पता ही नहीं है, आप कभी पायलट थे नहीं थे। उन्होंने ये बोला, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊँ कि ऐसे पायलट्स हैं, क्योंकि अगर ये फैसला हो रहा है मैं बड़ा खुश होऊंगा कि 550 पायलट का बोझ अगर कम होता है और बाकी भी पायलट्स हैं उनकी एक ज़िंदगी बन जाए। आपके पास पैसे नहीं है, मैं बताऊँ पायलट्स को पैसे नहीं मिलते। ये पायलट जब बाहर जाएंगे
आपको डॉलर्स में पैसे मिलते हैं। हम जब जहाज़ लेते हैं ना, जैसे PIA लेता है, दो होते हैं, ड्राई लीज, एक वेट लीज। एक ड्राई लीज होता है जिसे हम जहाज़ लेते हैं और बाकी क्रू से लेके सब कुछ हमारा होता है। एक वेट लीज होता है जो उनका पायलट भी उनका होता है, उनकी मेंटेनेंस भी होती है, और वो डॉलर में वी हैव टू पे। हमने दोनों यूज़ किया PIA ने, लेकिन सबसे आपको पता है कि कौन सा सस्ता पड़ेगा, हमारा लोकल बंदा चलाए उसको, लोकल उसका आपका क्रू हो, ये सब। तो अब हमारी कॉस्टिंग देखें ना, हमारे लोगों को तो बाहर उठा रहे हैं। अभी जो लोकल एयरलाइन आई है, कहाँ से आएंगे? ठीक है, अब मसला ये, और सबसे ज़्यादा अगर हम पे स्केल देखें ना, तो आपको एयरलाइन इंडस्ट्री में मिलेगी। कॉर्पोरेट पायलट का हो गया, अब क्रू का हो गया। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम यहाँ रोते रहते हैं कि भाई वो PIA ये हो गया, PIA खसारे में चला गया। आप उनको देखें ना, वो हमारा भाई सिंबल है, मतलब मैं बोलता हूँ कि हमारा फ़ख्र है। मगर इसको जिन लोगों ने बर्बाद किया ना, उनको आपको सूली पे लटका देना चाहिए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ये हमारा नाम था, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, फ्लैग आपको लेके जा रहा होता है। तो बहुत सारे हैं, हम देखें आप फख्र हो रहा होता है। मगर जो जिन लोगों ने इसको बर्बाद किया है ना, आप सोचें 800 अरब रुपए का खसारा, कौन लेगा इसको? ठीक है, अब आप देखें ना, लोकल एयरलाइन है, जैसे एयर सियाल जा रही है, जो सियालकोट के कराची के बिजनेसमैन ने भी ऐलान कर दिया। चलिए, बिल्कुल अशरफ भाई, इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर माल का हाल हम जान लेते हैं ज़रा। अच्छा जी, माल के हाल में ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो 177 है, उसके बाद कैनेडियन डॉलर जो है वो 197 है, यूरो जो है वो 290 है, और उसके बाद कुवैती दिनार जो है वो 906 906। अच्छा जी, यूके पाउंड जो है वो है 350, इसके बाद सऊदी रियाल जो है वो 74 है, और स्विस फ्रैंक जो है वो 311 है, और जो US डॉलर है वो है 279। तो ये तो था जनाब माल का हाल। और वापस आकर वैसे मैं अयाज भाई और अशरफ भाई से भी पूछूंगी इनके पास कौन कौन सी करेंसीज हैं। चले जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और डिस्कशन हमारी चल रही थी PIA से रिलेटेड, पाकिस्तान सिविल एविएशन के हवाले से, जहां पर रीजन के जो कॉकपिट पायलट्स हैं वो कम है। अशरफ भाई, आप ज़रा कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। जी, मैं वो बता रहा था, जैसे कि हम PIA का लें तो एक टाइम था कि मतलब 550 पायलट, 30 जहाज़ हैं, एक जहाज़ पे 17 पायलट हैं। वो कब बारी आएगी भाई? तो इससे अच्छा उसको एक्सपोर्ट कर दो, यानी बाहर उसको ट्रेन करके, उनको टेस्ट करा के उनको नौकरी दें। तो जो हम अगर उसको सैलरी एग्जाम्पल लेते हैं, 5 लाख सैलरी मिले, लेट सपोज, वो बाहर जाएगा ना, वो 25 लाख कमाएगा मंथली। इतना डिफरेंस है, हम सोच नहीं सकते। एविएशन इंडस्ट्री, इट्स कॉल्ड अ बिजनेस। सही। और सबसे, क्योंकि आपका हर वक्त ट्रैवलिंग चल रही है। अगर आप यूरोप में जाएं, कनाडा में जाएं, अब जैसे आज की अम्मी भी हैं, बहनें भी हैं, मेरी बहनें भी बाहर हैं, तो जब मूवमेंट एक स्टेट से दूसरी स्टेट होते हैं ना, तो आप उसकी पूछें पैसेंजर का, मतलब रश लगा हुआ होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है ना। सही। हमारे यहाँ 2 घंटे की भी एयरलाइन के लिए वहाँ तो आपको ये आपको शॉर्ट आपके जो सफ़र है एयर का, तो उसमें आपकी कॉस्ट होती है वो, क्योंकि वो फ्यूल लगता है गाड़ी से। वो देखते हैं कॉस्टिंग के 6 घंटे में पहुंचेंगे तो उस पर कितना फ्यूल लगेगा, जहाज़ पे कितना तो टाइम को सेव करते हैं वो ना। हमारे यहाँ तो टाइम बहुत है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम ये अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, अगर ये DG साहब ने आके किया है, अब आप देखें ना, एग्जाम्पल PIA को हम लेते हैं, अब वो बहुत सारे पायलट पढ़ के बैठे हुए हैं। अब 5.5 में मेरे हिसाब से 1500 तो पायलट होंगे, क्योंकि पायलट एसोसिएशन भी है, उनसे मैं फिगर भी अब करंट ले लूँगा, और जो पढ़ के कितने आ गए। अगर 1500 पायलट हैं और जॉब नहीं है, तो हमें व्हाट टू डू? वो जॉब नहीं ढूंढे ना, गवर्नमेंट ऐसे अपॉर्चुनिटी निकाले, उनको बाहर, उनको जो एक्सपोर्ट करे। और आप क्या होगा, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ एज अ पायलट, मैं यहाँ 5 लाख कमा रहा हूँ, वहाँ से 25 लाख, तो पैसे कहाँ भेजूंगा? रेमिटेंसेस की शक्ल में। तो रेमिटेंसेस बढ़ेगी, क्योंकि कम लोग ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा पैसे भेजेंगे। अच्छी स्ट्रेटजी, मतलब प्लानिंग है। और ये इस तरीके के और भी करने चाहिए एजुकेशन के ऊपर, जैसे IT सेक्टर पे। तो पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ सकता है, और पाकिस्तानी लोगों को आप यकीन करें बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो हार्ड वर्कर हैं। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आप इसके ऊपर मजीद क्या एलिब्रेट करना चाहेंगे अयाज भाई? क्योंकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये खबर, वैसे तो उन्होंने इसके ऊपर अपने इक़दाम जारी किए कि जी अब ऐसे होगा तो हम इस तरह से कर लेंगे, मगर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? मतलब जो ऑब्वियसली जिस तरह से अभी अशरफ भाई कह रहे हैं कि इतने पायलट्स हैं, और फिर हमारे जो पायलट्स की जो परसेप्शन है, जिस तरह उन्होंने बताया कि उसका अगर आप अब परसेप्शन लोगों से पूछे तो वो शायद इस बारे में कुछ बता भी नहीं पाते कि हमारे वाकई पायलट्स जो हैं इतने काबिल हैं, इतनी उनकी एबिलिटी है। देखें, मसला ये है कि ये इंडस्ट्री दुनिया में ख़त्म नहीं हुई है, ग्रो कर रही है। जहाज़ नई टेक्नोलॉजी के साथ नए जहाज़ एयरबस बना रही है। ये नहीं है कि बंद हो गया जहाज़ बनने।
और दुनिया में अब जहां एक जहाज के ऊपर कॉर्पोरेट पायलट्स के अंदर पहले 3 लोग होते थे, अब क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई उसमें 2 लोग होते हैं, या 3 की जगह 4 की जगह 3 से 2 होते चले जा रहे हैं। एक वजह टेक्नोलॉजी ने ले ली, सही। दूसरी वजह ये बनी कि हमारे पास सीनियर मोस्ट पायलट्स हैं। आप अगर पायलट के हाथ पे देखें उसके रैंक्स लगे हुए होते हैं जो वो कोट पहनते, जिसके आगे स्टार लगा होता है ना, वो सीनियर मोस्ट पायलट है। और आपके पास ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो कि दुनिया में कहीं नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ऐसे जहाज, जो जहाज भी छोटा जाता है और सीनियर मोस्ट पायलट उसको उड़ाता है। ये नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि छोटा जहाज जा रहा है तो या ऐसे ही कोई सेकंड ऑफिसर को दे दिया या फर्स्ट ऑफिसर को दे दिया वो जहाज लेके चला गया। नहीं जी, वो गिलगित के अंदर जो जहाज जाते हैं वो सीनियर मोस्ट पायलट लेके जाता है, और वो उस रनवे पे उतारना इतना आसान नहीं है कि वो पहाड़ी माउंटेन है और उससे बर्फानी मौसम और उसके अंदर एयर पॉकेट्स होना जहाँ पे ये हादसात होते हैं। उस एयर पॉकेट सबसे खतरनाक होता है आपकी जहाज के लिए, जिसके अंदर जब एयर पॉकेट में आता है तो जहाज डाइव मारता है नीचे की तरफ, कंट्रोल नहीं होता। तो ये सब चीजें अब वो उस वक्त की जहाज के, अगर आप देखें PIA के कितने हादसात हैं दुनिया में, नहीं हमारा जो रेशो होता है हुए, लेकिन प्राइवेट एयरलाइंस के हुए। अच्छा, अब हमारे पास पायलट्स तो हैं ज्यादा। अब हम जब जहाज, अब आजकल जब हम लीज पे ले रहे हैं तो वो देखें दुनिया के अंदर लोग इतने चालाक हो चुके हैं कि वो कहते हैं हम क्रू के साथ जहाज देंगे। बहुत से हमारे पास जहाज PIA में आए जिसके अंदर वो पायलट्स भी उन्हीं के थे और उनका क्रू भी अपना था। सही। तो ऐसे भी हमने जहाज अपनी इसके अंदर फ्लीट में देखे जो ऐड हुए। तो अब पाकिस्तान के पास जो देखें स्ट्रेंथ, अब ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आपके पास लोग मौजूद हैं। सही। अब नए आने वाले जो स्टूडेंट या कोई लोग, आप सोचते हैं, कोई आपने किसी के मुंह से सुना कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ? नहीं, मैंने मेरी एज ग्रुप में जब मैं था तो लोगों के अंदर एक थी फैंटेसी कि भाई मैंने पायलट बनना है, और लोग प्राइवेट जाके पढ़ते थे और वो यहाँ पे एक प्राइवेट इदारा वो आपको सिखाता था, उसके बाद उसका टेस्ट होता था और लोग वहाँ पायलट बनते तो थे। यही बात तो मैंने की ना अशरफ भाई। तो अब हमारे पास लोग हैं, आप दुनिया में मैन पावर एक्सपोर्ट कर, ये भी एक काम है ना दुनिया में। अगर आपकी अच्छा रीजन से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपको पता है कौन से, आपको कहीं अमेरिका या वहाँ नहीं भेजेंगे। आपके पास बराबर मुल्क एमिरेट्स जो है वो ग्रो कर रही है। उसकी एयरपोर्ट पे जो है वो ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त सबसे बिजिएस्ट इस रीजन का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अगर कोई है दुनिया में उसका नाम आता है। कतर एयरवेज जो है वो दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस में उसका शुमार हो रहा है। सऊदी एयरलाइन का 80% केबिन क्रू सब हमारी यहाँ पाकिस्तानी लड़कियां यहाँ से गई हैं। और जो कि प्राइवेट एयरलाइंस में काम करती थी, उसने बहुत बड़ी यहाँ से जो है कहते हैं ना भर्ती हुई और लड़कियां यहाँ से दूसरी यहाँ से निकल के केबिन क्रू में वहाँ पे शामिल हुई। तो ये आप इसी रीजन के अंदर रहते हुए आप दरहम में, आप सऊदी रियाल में, आप कतरी दिनार में, आप इन करेंसी के अंदर भी कमा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपके जहन में यूरोप, इंग्लैंड और वो अमेरिका ही हो। तो ये रीजन सबसे बड़ा इस वक्त एयरलाइन की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब है। सही। तो इसके लिए अगर हम दे सकते हैं, मैन पावर दे सकते हैं, पायलट्स दे सकते हैं, तो व्हाई नॉट। हाँ ठीक है। अच्छा अशरफ भाई, जिस तरह से अभी अयाज भाई कह रहे हैं कि भाई अगर हम लोग, हमारे पास इतने टैलेंटेड पायलट्स हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं, अगर हम मैन पावर दे सकते हैं तो इसमें तो कोई हर्डल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छा इकदाम है और इससे जो पायलट्स हैं या जो दीगर काम करने वाला स्टाफ है उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये समझते हैं कि हमारे अंदर इतनी एबिलिटीज़ हैं, तो अब ये डिसाइड करने जा रहे हैं? नहीं, वही जैसे मैंने पहले भी डिस्कशन में बोला कि ये जो आए हैं नए DG, ये बिल्कुल दुरुस्त समत में ये फैसला कर रहे हैं। और क्योंकि देखें ना, आपके पास इतने लोग हैं बैठे हुए, नॉर्मल PIA कर लूँ 550 पायलट हैं, 30 जहाज हैं, 31 फ्लीट में है। अब उसमें से एक जहाज पे 17 पायलट है, कब बारी आएगी उसकी? हाँ जाहिर है। और वो फिर जो लर्निंग प्रोसेस में भी जो लोग हैं या जिनकी पहली फ्लाइट होगी उनको कब फिर मौके मिलेंगे या किस तरीके से उनको भी करेंगे आगे? जैसे आज़म ने बोला कि नई जनरेशन जो है, क्योंकि वो दूसरी तरफ IT इधर उधर, अब IT में सब नहीं चले जाएंगे, मगर ये है कि एक ही आपका एविएशन इंडस्ट्री भी है और ये बहुत ज़बरदस्त है ना। आप मतलब आप ट्रैवलिंग का जिसको शौक है ना, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त जॉब है। एक जैसे कि मेरे कज़न हैं, उनको बहुत शौक था तो शिप पे लग गए। हम लोग मैं शिप से भागता हूँ, तो वो 6-6 महीने पानी में है वो। सही। ठीक है। फिर अगर आप एयरलाइन इंडस्ट्री में आए तो आप देखें कि वो मेरी एक और भी हैं रिश्तेदार लगती हैं, तो एयर होस्टेस हैं वो ना, इंटरनेशनल फ्लाइट पे, उनके पासपोर्ट पे दुनिया में मतलब जहाँ PIA गई वो वहाँ गई हैं। अब सीनियर क्रू में आती हैं वो।
तो उसमें वो देखें कि उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है। हाँ। एक वो उनको ट्रैवलिंग का शौक हो गया, हाँ। डोमेस्टिक से शुरू किया, अब इंटरनेशनल में। उसी तरीके से लोगों को शौक अगर आएगा ना, हाँ। तो ये ऐसा है कि इनको एविएशन इंडस्ट्री में, जैसे डीजी एविएशन है, तो इनको चाहिए कि आपको ये ग्राउंड क्रू के लिए, आपको पायलट्स के लिए, एयर होस्टेस के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाए, वहाँ से सिखाए, इनको बाहर भेजें। अब यकीन करें इतना पैसा आएगा ना रेमिटेंसेस की शक्ल में, क्योंकि अगर हम एविएशन में देखें सबसे ज़्यादा कमाने वाला ये सेक्टर है। और पूरा रीजन में एमिरेट्स ले लें, आप गल्फ ममालिक देखें तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको सिंपल सा बताऊं, जो वो शहजादे हैं वो जो वहाँ के, वो तो नहीं बनेंगे ना, वो क्या करते हैं बाहर से वो हायर करते हैं। तो क्यों ना इंडिया आए या वो आए, हम क्यों नहीं चले जाएं? तो इसके लिए इंस्टीट्यूट बनाना होगा, लोगों को उस तरफ वो करना होगा कि आप आए, सीखें और बाहर जाएं, नौकरी करें। और बहुत ज़बरदस्त है भाई, आप एमिरेट्स का और कतर का अगर आप देखें ना, अगर आप लगते भी हैं, वो आपको टिकट देते हैं फ्री के, आपकी फैमिली की टिकट देके आपको अपने मुल्क जाना है, आप जाएं, रहें, फिर आप आ जाएं। तो और वो फैसिलिटी बहुत है भाई, और बहुत कमाल। मगर ये मुझे तो बहुत अच्छी लगी है कि एक्सपोर्ट करने की बात करें वो लोग, कि उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सही, ठीक है। अच्छा जनाब, आज का भाव जान लेते हैं कि आज क्या भाव है, और फिर उसके बाद जो है फिर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। सो हियर वी गो। टमाटर जो है वो 173, उसके बाद आलू जो हैं वो 81 पे हैं। फिर जनाब क्या रेट्स हैं कमिश्नर कराची के? लहसुन जो है वो 690 पे हैं। उसके बाद अदरक जो है वो 265 पे है। फिर उसके बाद गाजर 58 पे है। और फिर उसके बाद जो है तुरई वो 81 पे है। और उसके बाद हमारे पास है लौकी जो कि 29 पर है। और ये है फूल गोभी जो कि 46 पर है। और जनाब खीरा 40। अच्छा जी, और इसके बाद है जी भिंडी, ये है 253 पे। और कौन सी सब्जी पे? अच्छा ये प्याज आ गई जी, ये है 104 पे। 104 पे जनाब ये प्याज है। और हमने आपको बताया कि ये है कमिश्नर कराची की वो लिस्ट, वो रेट जो कि एक्चुअल रेट है, बट आप ऑब्वियसली किसी और रेट पे ख़रीदते हैं सब्जियां। तो यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मज़ीद टॉप स्टोरीज डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। तो जनाब आज ऐसा लगता है कि सारी ख़बरें और चीज़ें ना हमने एविएशन से रिलेटेड ही वो डिस्कस करनी है। एक और ख़बर है जनाब ये, और ये है हंगामी लैंडिंग के हवाले से कि फ़नी ख़राबी की निशानदेही के बाद PIA की तैयारी की कराची में हंगामी लैंडिंग हुई है। और ये जो है PIA की बलूचिस्तान के ज़िला गवादर के लिए रवाना होने वाली परवाज़ थी, जिसमें फ़नी ख़राबी की निशानदेही के बाद तैयारी की वापस कराची उतार लिया गया। अशरफ भाई, एक जानिब तो अभी हम ये केबिन क्रू, पायलट्स, इनकी एबिलिटी और फिर इनके एक्सपोर्ट करने के मामलात और इन तमाम तर इक़दामात पर बात कर रहे हैं, वहीं जो हमारे तैयारों के हालात हैं और जो हमारी तैयारे जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू या जिस प्रोसेस के थ्रू उड़ान भरते हैं और उसके बाद फिर जब ये हंगामी लैंडिंग होती है, तो पूरी दुनिया में इस हवाले से खबर जाती है जी PIA के तैयारे में ये फ़नी ख़राबी हो गई। पूरी दुनिया में तैयारों में प्रॉब्लम्स होती है और पूरी दुनिया में इस तरह होता है कि इमरजेंसी लैंडिंग भी हो जाती है। बट एक तो हम पॉपअप बहुत होते हैं पूरी दुनिया में, और दूसरा वाकई हम अपने तैयारों पे, अपने इस डिपार्टमेंट पे काम भी नहीं कर रहे। देखें, मैंने जैसे PIA का बताया था, PIA खसारे में, हाँ, 30-31 फ्लीट में हैं तैयारे, जिसमें से 15 तैयारे जो हैं उड़ान के काबिल हैं। बाकी जो हैं उनके इंजन जो थे लीज पे वो चले गए, कुछ पड़े, मतलब आपके पास ढांचा पड़ा हुआ है, अब यू आर वेटिंग के इंजन आए और लीज। तो निष्कारी की बात हुई, 6 महीने का प्लान हुआ, हम साल पीछे चले गए। अब इस वक्त जो है हम एक एक करके जहाज़ को मेंटेन करके ला रहे हैं। पहले हमारे 14 थे, 15 हुआ, अब एक और जहाज़ आ गया, 16 हो गए। अब 16 जहाज़ से आप पूरी फ्लीट चला रहे हैं PIA की। मेन ये है कि जहाज़ के लिए जो भी खर्चा है ना, कि आपको इंपोर्ट करना होता है, तो कॉस्टिंग पड़ती है। जहाँ कॉस्टिंग पड़ती है तो आप उसको वेयर हाउस में खड़ा कर देते हैं। सही। अब मसला ये है कि पहले PIA कमा रहा था, अब मसला है, अब जैसे ये वाली जो गवादर वाली थी, इसमें टेक्निकल आई थी, इंजन लाइट आई थी जो अभी मैंने देखी। तो इंजन लाइट पे होता है कि वो मुसाफिरों को उस पर नहीं ले सकते। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें समझना ये है, तैयारे, इंजन, ये सब इंसानों ने बनाए। हम सब ने, अल्लाह ताला ने बनाए, लेकिन ये इंसानों ने बनाए, तो इसमें टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है। सही। तैयारों में पूरी दुनिया में आता है। आप देखें अभी इंटरनेशनल में 3 तैयारों के बैक टू बैक हादसात हुए हैं
कि टेक्निकल लैंडिंग हुई, उसका गियर नहीं यही खुला। तो मेरा क्वेश्चन था कि सब जगह पर ये प्रॉब्लम आता है, लेकिन हमारे तैयारों में अगर कोई खराबी आए तो पूरी दुनिया में जी, भी वो न्यूज़ हम पॉपअप हो रही देखें, होती मैं बताऊं है, ना, लोग सोशल मीडिया पर भी उस हवाले से कमेंट करते हैं, वी एक्सेप्ट कि प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली एक टेक्निकल फॉल्ट है। वो मेन ये है कि एक देखें, आप जा रहे हैं, इंजन लाइट, हाँ। चेक लाइट आती है, फिर आपको धुआं आ गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ। तो उसके लिए मुसाफिर को कोई भी उसको मतलब उसकी ज़िंदगी खतरे में नहीं डालते हैं। फर्स्ट क्या होता है, नियर आपको जो है एयरपोर्ट आपको लैंडिंग करना होता है, क्योंकि अगर आप पूरा जाएंगे तो ख़तरा हो सकता है। अब मेन ये है कि फिर वही बात कि अगर कोई भी, अगर हम समझें कि ये जहाज़ है सुबह से लेकर शाम तक 10 फ्लाइट मार देगा, नहीं हो सकता है। हाँ। आप एक लंबे टूर की अगर करते हैं पूरा, तो वो जाके वेट करना होता है, फिर उसका चेकिंग होती है। तो चेकिंग होती है, 8 बनता है, पता है। एक इंजीनियर होता है जो पायलट का, जो ग्राउंड क्रू में एक इंजीनियर होता है, जब पूरा आपका पूरा उसका विंग से लेके, इंजन से लेके, टायर से लेके सब कुछ, जो लैंडिंग गियर सब चेक करता है। 8 लिखते हैं ना हम कैसे, वो निकलता है 2 दफ़ा रीचेकिंग, उसको 8 कहते हैं। 8 बनाता है और वो करते हैं। और वो ऐसे भी आपके इंजीनियर्स हैं जो बाहर जाके तैयारों को ठीक भी किया है। मगर अगर हम उसको टोटल, क्योंकि हमारा मीडिया भी है ना माशाल्लाह से, अब एक लैंडिंग होती है टेक्निकल लैंडिंग, एक होती है मेडिकल इमरजेंसी। मुझे हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, तो जो नियर स्पेस आपका एयरपोर्ट होगा वहाँ लैंड कर देंगे, उसको भी हंगामी लैंडिंग चलाते हैं। तो मेरी लड़ाई होती थी जब मैं एविएशन करता था, तो मैं उनसे नाराज भी हुआ था, हमारे दोस्त। तो मैंने कहा देखो, ये है इमरजेंसी लैंडिंग, जो है ये है आपकी मेडिकल इमरजेंसी। सही। अब ये है मेरा भाई, इसने बोला कि भाई लैंड करो उसको, और मेरे भाई को फौरन से मेडिकल वो चाहिए या हार्ट अटैक। तो आपको ये लॉ है, एविएशन कवानीन में है कि अगर किसी, क्योंकि आप हाइट पे जाते हैं तो लोगों का ब्लड प्रेशर भी शूट करता है, कोई लो हो जाता है, अलग अलग लोगों के साथ है। वो इसलिए पूछते भी हैं आपको कुछ, क्योंकि ट्रैवलिंग में कोई हार्ट पेशेंट होता है उसको नहीं लेके जाते हैं। वो उनको बोलते हैं आप नॉर्मलाइज हो जाएं तो आप ट्रैवल करें, क्योंकि आपका ऊपर जाने के बाद ब्लड प्रेशर भी या हार्ट बीट भी फर्क होती है। अब वो है हमारे यहाँ, वो इमरजेंसी लैंडिंग भी होती है, उसकी मेडिकल की, उसको भी कहते हैं भाई वो खतरे की घंटी बज गई। फिर एक ये टेक्निकल लाइट जल गई। अब टेक्निकल लाइट में ये कुछ भी हो सकता है कि इंजन में टेक्निकल लाइट का मतलब ये है कि कुछ मसला है, इसको वापस, या तो ऑयल पंप काम नहीं कर रहा है या इंजन, क्योंकि ऑयल पंप काम नहीं करेगा फिर आपको पता है क्या होगा, रोटर काम नहीं करेगा, इंजन बंद होगा, उसके बाद वो बड़ा खतरा है कि वो लैंडिंग ला के वापस करे। सही बात है। एस भी बस जल्दी से आप जो है वो इसको, इस खबर को जरा कंक्लूड करें। देखें, यही वो बात थी ना, जो सीनियर पायलट्स हैं जिनको आपने जाली पायलट्स बोला था, ये उनका कमाल था। वरना दुनिया के जो पिछले 3 दिनों के हादसा उठा लें, छोटे छोटे लैंडिंग गियर नहीं खुलना, कोई टेक्निकल इशू आ जाना, ये आपकी अप्रोच, डिसीजन पावर उस वक्त जब जहाज, जो ड्राइविंग सीट है ना, जैसे गाड़ी पे, आपका डिसीजन ये लम्हों का गेम है। सही। ये आपने डिसीजन लम्हों में लेना, और आपके ऊपर पीछे 250 लोगों की जाने हैं या 100 लोगों की जाने आपके हाथ में, आपके हाथ में। सही। ये खबर ज्यादा बेहतर है कि जहाज टेक्निकल होके वापस लैंड कर गया, बानिस्बत के आपकी नमाज पढ़ी जा रही होती या हम एक हादसे में हमारा नाम आ जाता। सही। तो ये चीज सोचना है कि आप उस वक्त जो पायलट ने डिसीजन लिया, और वो एक खबर बन गई कि टेक्निकल होके उतार लिया गया, भाई उसने 200 लोगों की जान भी बचाई अपनी साथ साथ जो पीछे लोग। एक अच्छा अब मैं जहाज में बैठ गया, अच्छा मेरी जान का तमाम तर वो तो अल्लाह के हाथ में जो है, लेकिन जो उस वक्त ड्राइविंग सीट पे बैठा है, जो उसको फ्लाई कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, उसके हाथ में है, अब उसको उसी वक्त डिसीजन लेना। और ये वही वाली बात है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी होता है। ये काम आम आदमी, ये आम लोग नहीं होते। सही। खास करके जहाज उड़ाने वाले लोग, या कोई रॉकेट उड़ाने वाले लोग, या फाइटर पायलट्स, ये जहाज चलाने वाले लोग, ये दे आर नॉट द नॉर्मल पर्सन। सही। दे आर द एक्स्ट्रा एफिशिएंट लोग। उनकी हर चीज टेस्ट होती है, हर 6 महीने में उनका मेडिकल होता है, उनकी जहनी कैफियत मालूम की जाती है। तो ये ज़हनी कैफियत मालूम करना, इसी वजह का ये सारी चीज़ें इसीलिए कि उनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। एक तो लाखों करोड़ों रुपए का जहाज, उसके बाद उससे ज़्यादा कीमती इंसानी जाने। सही। तो ये चीजें खबर नहीं है। ये खबर बहुत अच्छी खबर है कि उस आदमी ने इस वक्त जहां एक साथ 3 हादसा देख रहे हैं, एक बड़े हादसे से जहाज को बचा लिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अशरफ भाई और अयाज भाई हमारे शो पर मौजूद थे। शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर स्टोरीज जो आपके साथ में डिस्कस करेंगे।
वेलकम बैक। तो हमारे साथ हैदर अली साहब और सीवी परेरा साहब मौजूद हैं और इनसे हम डिस्कस कर रहे हैं इंसानियत के हवाले से, ख़ुद को बदलने के हवाले से, क्योंकि हम ख़ुद को बदलेंगे तो इंसानियत को पहचानेंगे। अच्छा सीवी परेरा साहब, जिस तरह से अभी आपने कहा कि एटीट्यूड भी काउंट करता है, हैदर साहब ने यही कहा कि जी आपका जो खुश अखलाक होना है वो बहुत मैटर करता है, वही किरदार साजी, अभी जो हमारे कॉलर थे या उन्होंने पूछा जी किरदार साजी के ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे हो सकती है? देखिए, कैरेक्टर बिल्डिंग के दो अहम पहलू हैं। हाँ, हाउ हिज पेरेंट्स उसको गाइड करते हैं उसके कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए, और मेन चीज़ आजकल जो है द चिल्ड्रन आर मोर अफेक्टेड बाय द टीचर्स, और वो इन्फ्लुएंस होते हैं टीचर्स की बातें वो मानते हैं। और यहाँ जैसे विज़िट टीचर करवाते हैं बच्चों का हमारे इदारे में, बच्चों को लेकर आते हैं, दे वांट टू शो देम द अदर साइड ऑफ दिस, कि भाई यहाँ इस तरह के बच्चे भी हैं। हाँ। तो वो दुनिया दिखाते हैं, जब टीचर्स को ज़्यादा मानते हैं और टीचर्स के साथ वो ज़्यादा उनकी इंटरेक्शन होती है, टीचर्स की बात वो मानते हैं, दे डेवलप द अंडरस्टैंडिंग के द वर्ल्ड जो यहाँ पर जैसे स्पेशल बच्चे हैं, इनके साथ आपने टाइम स्पेंड करना है, तो वो इनकरेज करते हैं बच्चों को ये देखें, उनको मोटिवेट करते हैं कि इनके लिए कि ये भी एक चैरिटी का एक ज़रिया बनती है। तो उसी स्टेज पे छोटी उम्र में उनको एक वो क्या करते हैं, दे एम्पावर देम, और छोटी उम्र में उनको वो करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वही बच्चे फिर दे बिकम कैरेक्टर्स, गुड कैरेक्टर्स, और वो एक पावरफुल इमेज के तौर पे पावरफुल इमेज जो उनका सामने आता है। हैदर साहब, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे कि किरदार साजी इंसान कैसे करे, कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे करे, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट योर कैरेक्टर बिल्डिंग, आपका कैरेक्टर ही जो है वो आपका फ्यूचर है। जी बिल्कुल। कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए जब हम बात करेंगे तो दो फेजेस हैं किसी भी फ़र्द की ज़िंदगी में। एक वो जो उसका इब्तिदाई उम्री का है मरहला, कि जिसमें उसके बड़े जो हैं वालिदैन हो गए, असातिज़ा हो गए, माहौल हो गया, वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है और उसके रवैयों को तश्कील दे रहा होता है। वहाँ पर इब्तिदाई उम्री में अगर आप कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करेंगे, उसकी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो उसमें बड़ों का, एडल्ट्स का जो है वो किरदार ज़्यादा नज़र आता है। वहाँ उनको मोहतात होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना चाहिए। लेकिन जैसे ही समझदारी के मरहले में कोई भी फ़र्द जो है वो फ़र्द बशर दाखिल होता है, तो फिर ये बात जहन में रहनी चाहिए कि हम जो कुछ होते हैं वो अपनी आदतों के बदौलत होते हैं। हमें अगर अपने करैक्टर में भी कोई तब्दीली लानी है तो करैक्टर कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है। करैक्टर जो है ऑल अबाउट गुड हैबिट्स। आपकी आदतें कैसी हैं, आपकी डेली रूटीन कैसी है, ठीक है। जितना आप आदतों के साथ अपने मैनिपुलेट कर सकते हैं या उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, उतना ही आपका करैक्टर भी बेहतर से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता चला जाएगा। और इसके लिए फिर वही मैं बात कहूँगा कि हमें यानी सुकून से, और ये बहुत अच्छा मौजू है साल के आगाज़ में कि हम ख़ुद को कैसे बदलें। ख़ुद को बदलने का मतलब ये है कि आज जितना डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस हम सब में है, दुनिया में सबसे बड़ा मर्ज़ आज जो पाया जाता है वो यही मेंटल हेल्थ के हवाले से है। तो इस वक्त ये बात करना ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि हमारा मकसद ज़िंदगी क्या है। अगर हमें अपना मकसद ज़िंदगी पता चल जाए कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आपको ख़ुद को जज करना है, आपको ये पता ही करना है कि भाई आप अपने आप को ख़ुद को कैसे बदल सकते हैं, तो आपकी सबसे बेस्ट चीज़ आपकी अपनी सराउंडिंग्स, आपकी फैमिली, देन योर फ्रेंड्स। अगर वो कहते हैं कि नहीं आपके अंदर बड़ा अच्छा चेंज आ रहा है, आपके अंदर वो तमाम तर नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है जो पहले थी, नहीं अब आप ज़्यादा हंसने लगे, लोगों की सुनने लगे हैं, सिला रहमी करने लगे हैं, अब आप नेकियों के बारे में सोचने लगे हैं, अब आप ये सोचने लगे हैं कि यार मैंने नेकी करनी है, अब आप ये सोचते हैं कि किसी की जान बचाई कैसे जा सकती है, अब आप ये सोचते हैं कि नहीं अगर रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है तो मैं उठा के वो साइड पे रख दूं। तो ये आपकी नेचर के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि आपकी नेचर चेंज हो रही है। और बहुत सारे लोग बेहिसी के साथ रोड पे कोई प्रॉब्लम हो गई है वो गुजर जाते हैं, किसी के घर से कोई आवाज़ें आ रही हैं वो कहते हैं होगा कोई प्रॉब्लम। सो यू नो ये बिल्ट इन, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको खुद भी लेके चलना होता है और आप अपनी सेल्फ असेसमेंट भी करते हैं
सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जिस तरह से बात की हैदर साहब ने, आप वो भी कर रहे होते हैं, एंड देन फिर आपको यही आपकी सराउंडिंग के लोग ही बताते हैं। हैदर साहब इसके ऊपर अगर आप मजीद बात करें कि आपकी सराउंडिंग से आपको लोग बताते हैं कि यू आर गेटिंग बेटर, अभी आपका नेचर बेहतर हो रहा है। जी देखिए, बहुत अच्छी बात है हाँ। कि शख्सियत हमारी कैसे तश्कील पाती है, ये शख्सियत साजी किस तरह से होती है। तो 3 एलिमेंट्स उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक तो हमारी हेरिडिटी होती है कि हमें विरासत में क्या मिल रहा है। दूसरा हमारा माहौल होता है कि किस तरह का एनवायरनमेंट हमें मिल रहा है। सही। और तीसरी चीज़ जो है वो ख़ुद इंसान की अपनी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है या इक्तिसाबी सलाहियत है कि वो किस तरह से सीख रहा है, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से फील कर रहा है। सही। ये तमाम एलिमेंट्स मिलते हैं हाँ। तो फिर एक शख्सियत की बुनियाद जो है वो बनती है। और ये भी हमें जहन में रखना चाहिए कि नफ्सियात ये कहती है कि इब्तदाई उम्री में ही 6-7 साल की उम्र तक जो है वो बच्चे की शख्सियत तकरीबन 96% जो है वो तश्कील पा जाती है। फिर हमें इसमें जो है अपने ग्रोथ माइंडसेट को बच्चों में इनकलकेट करना पड़ेगा और ख़ुद बड़ों को भी पॉजिटिव अप्रोच के साथ ग्रोथ माइंडसेट पर आना पड़ेगा, फिक्स्ड माइंडसेट के मुकाबले में। सही। कि आप में रोशन ख्याली हो, आप पर उम्मीद हो, आप ऑप्टिमिस्ट हो। तो अगर आप ज़िंदगी को मुस्बत अंदाज से लेना शुरू करेंगे, चीज़ों को हल्के फुल्के अंदाज से लेना शुरू करेंगे और बहुत ज़्यादा जो है वो हिसाब किताब और मीज़ान की बातें नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा जो ला हासिल है उसकी हसरत में नहीं रहेंगे, और जो कुछ हासिल है उस पर जब तक आप शुक्रगुजारी करना, हाँ सब्र शुक्र करना, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सब्र शुक्र करना बहुत ज़रूरी है। और यही हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको बताते हैं कि जो आपके पास है उस पर सब्र शुक्र करें। परहर साहब, आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? मेरा सिर्फ ये था कि हमें वो चीज़ें अप्रिशिएट करनी चाहिए जो कि अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, और वो जो दी हैं वो नेमतें, उसका शुक्र करें। और उसके साथ हमारे साथ जो दूसरे सराउंडिंग्स में जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं और दूसरे ह्यूमन बींग्स हैं, उनके साथ बेहतर रवैया। सो वी हैव टू अप्रिशिएट, और बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, और टेकिंग केयर ऑफ देम। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ हमारी कुछ रीडिंग हैबिट्स भी चेंज हो गई हैं। बच्चे इस उम्र में आजकल हम बुक्स नहीं पढ़ते, तो रीडिंग से भी स्क्रीन टाइम बहुत हो गया है बच्चों का, तो उसको निकालना, और दे हैव टू नाउ गेट इनटू द हैबिट ऑफ अप्रिशिएटिंग द बेनिफिट्स ऑलमाइटी हैज़ गिवन देम। तो ये मैं चाह रहा था कि ये थोड़ा सा कि थैंक ऑलमाइटी अल्लाह फॉर योर बेनिफिट्स, फॉर योर थिंग्स दैट ही हैज़ गिवन यू। सही। ये तो बिल्कुल, ये तो है कि आपके पास जो कुछ है आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर आप उन लोगों को देखें कि जिनके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको सब्र शुक्र चाहिए, बैलेंस चाहिए और आला अखलाक, जिसकी हमारे दीन में भी बहुत बात की गई है कि जी अखलाकियात जो है वो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। और अगर आपका अखलाक अच्छा है तो यकीन करें मैटर नहीं करता कि आपके पास कितने पैसे हैं, क्या आपकी रेपुटेशन है, क्या नहीं है। अगर आपके अंदर इंसानियत का जज्बा है तो आप वैसे ही सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल होने के लिए शायद आपको बैंक बैलेंस या आपको बहुत सारी लग्जरी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। एक सक्सेसफुल इंसान उसका कैरेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी, उसका कॉन्फिडेंस ही बता रहा होता है कि वो लाइफ में आगे है। जी हैदर साहब, बिल्कुल सही है। हाँ। कि अगर हम 2-3 तरह की कैफियतों में अमूमन रहते हैं। हाँ। जो आजकल के हालात व वाक़यात हैं कि किस कदर नफ्सियाती अमराज और ज़हनी सेहत का मामला इस वक्त सेंसिटिव है, कि हम खुश होते हैं या हम बहुत दुखी होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा है कि हम एक दरमियानी कैफियत में होते हैं, और वो होता है कि हम ना खुश हैं ना हम गमगीन हैं, बस हम अनहैप्पी हैं। सही। हम हैप्पी भी नहीं है, हम सैड भी नहीं है, सही, लेकिन हम अनहैप्पी हैं। सही। ये जो हमारी अनहैप्पी रहने की आदत बन चुकी हुई है, और ये जो हमने अपना रवैया इख्तियार किया हुआ है कि इसको बहुत अच्छा समझते हैं, इसको सीरियसनेस से ताबीर करते हैं कि हम बहुत संजीदा हैं अगर हम अनहैप्पी हैं। सही। तो हमें ये ख्याल करना चाहिए कि संजीदगी अलग चीज़ है और अनहैप्पी होना बुरी चीज़ है। संजीदगी मतानत बहुत अच्छी चीज़ है, तो हम हैप्पी होते हुए भी संजीदा रह सकते हैं। तो कैफियतों को समझने की ज़रूरत है कि हम क्या, ऐसा तो नहीं है कि अगर हम सैड नहीं है तो क्या हम अनहैप्पी तो नहीं है। हमें अनहैप्पी नहीं रहना, बल्कि हमें हैप्पी होना है।
हमें खुश होना है। और जितना हमारे अंदर खुशी के जज्बात, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि खुश रहने के 1000 रीजंस आपके पास हैं, और ना खुश होने का एक रीजन भी जेन्युइनली आपके पास नहीं होता। बिल्कुल, ये हैप्पीनेस जो होती है इज ऑल अबाउट योर ओन सेल्फ। आप अपनी सराउंडिंग में, अपनी गिवन सर्कमस्टांसेस में, अपनी चीज़ों में भी शुक्र बसर करके खुश रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया सीबी परेर साहब, बहुत शुक्रिया हैदर साहब, हमारे शो पर मौजूद थे। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, नया साल है और नए साल में साल तो हर साल बदलते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप को बदलते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे को पॉइंट आउट तो करते रहते हैं कि आपको ये चेंज करना चाहिए, फलां को वो चेंज करना चाहिए, लोगों में इंसानियत होनी चाहिए, लोगों को अपनी नेचर चेंज करनी चाहिए। लेकिन फिर अगला साल आ जाता है, साल बदलता है, कैलेंडर बदलते हैं, लेकिन लोग, उनकी नेचर और उनके जो बदलने का स्टाइल है वो स्टैटिक रहता है। इस पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है सेवियो परेरा साहब ने, और ये सीईओ हैं दारुल सुकून फाउंडेशन के और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, आज जिस तरह से जो लोग इंसानियत के जज्बे के साथ किसी भी चीज़ को मिशन बना के लेके चल रहे होते हैं ना, उनको ये बड़ा बेहतर पता होता है कि अगर आप बदल सकते हैं तो जहान आपको बदला हुआ नज़र आएगा। लेकिन लोग ये नहीं करते। साल बदलता है लेकिन लोग नहीं बदलते, उनकी नेचर नहीं बदलती। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, साल बदलना सिर्फ एक दिन का एक चेंज है, और एक दिन का एक चेंज तो हमने बनाया ना। वी हैव मेड इट कि हमने यार ये 24 है और अगला दिन 25 हो जाएगा। वैसे एक आम आदमी, एक सिंपल पर्सन के लिए इट्स अनदर डे, लेकिन रेजोल्यूशंस हमने हमेशा रखने हैं नए साल के लिए। एवरी ईयर न्यू स्पिरिट के साथ, न्यू ड्राइव के साथ हमने ये चीज़ें चेंज करनी है कि इस साल हमने ये किया, अगले साल हमने कुछ और टारगेट्स अपने आप को देने हैं, और हाउ वी कैन चेंज आवर ओन नेचर ताकि दूसरों को इम्पैक्ट करे, दूसरों को पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करे, और हाउ हमारे जो लेकिन कैसे, मतलब अगर कोई अपने आप को बदलना चाहता है, इफ पीपल वांट कि भाई वी वांट टू चेंज in our habits, in our nature, and in our lifestyle, so what we can do, यानी उसका बेस्ट आइडिया क्या है? सबसे पहले आप अपने खुद की मेंटल ग्रूमिंग शुरू करें, फिर आप एटमॉस्फेयर को देखें, किस तरह से आप स्टार्ट? दो चीज़ें होती हैं, अपने आप को अपने आप की सेल्फ असेसमेंट करें कि इस साल में क्या गलतियां की हैं, व्हाट आर द मिस्टेक्स वी मेड इन दिस ईयर। सही। वो दोज मिस्टेक्स हम अगले साल ना करें। और वो चीज़ें होती हैं कि इंसानियत को, लुकिंग एट इंसानियत, डू द बेटर थिंग्स, अच्छे काम करें, ताकि दुनिया में आपका यू हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ऑन द पीपल हु वर्किंग अराउंड यू। ठीक है ना? तो आपके पास वो लोग साथ आपके साथ हैप्पी हैं, लास्ट ईयर हैप्पी थे या नहीं थे, आपके साथ काम करें, वो दे हैप्पी। कम्युनिकेशन गैप लोगों के साथ में दूर करें कि अगर उनको कोई आपसे कोई प्रॉब्लम है या कोई इश्यूज हैं तो कम्युनिकेट करके थोड़ा सा और अपने आप को रिसेप्टिव बनाएं, अपने आप को ये ना कहें कि यार मैं इनसे बात नहीं कर सकता। बैरियर्स को ब्रेक करें, वो थोड़े से अपने आप को रिसेप्टिव बनाएं कि ये इस तरह की चीज़ हम इस साल नहीं करेंगे, मुंह बना के नहीं रखना है, मतलब डोंट कीप अ ग्रम्पी फेस। और ये थोड़ा सा एक हर डेली जॉब में जाने से पहले हमने ये सोचना है कि हम नई ड्राइव के साथ हम आज कितने में दोस्त बना सकता हूँ, आज कितने लोगों को खुश कर सकता हूँ, आज कितने लोगों के दिलों में मैं इम्पैक्ट कर सकता हूँ, और ये इस तरह के ताकि मेरा जो इमेज है उनके नज़रों में किस तरह रहे, एक पॉजिटिव इमेज लेके चलें हर दिन। आपका जो इखलाक होता है, जो आपका फर्स्ट अपीयरेंस होता है, या जब भी आप किसी से मिलते हैं या बात करते हैं, तो वो बहुत काउंट करता है। लोग शायद, ठीक है जज करना ठीक नहीं है, लेकिन वो बात होती है ना कि जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो उसके रिटर्न में भी आपको रिस्पेक्ट ही मिलती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने आप को बदलने का जो अमल है वो आप अपने एटीट्यूड को चेंज करने से स्टार्ट
स्टार्ट करें। जी सर। तो ये होता है कि फर्स्ट थिंग जब आप आप किसी से ग्रीट करते हैं तो सलाम और उसका जवाब आप तो जब दूसरा बंदा आपको जवाब नहीं देता तो आप ये सोचते हैं कि यार उसका तो एटीट्यूड ही ख़राब है। तो वी हैव टू ब्रेक दोज, एनीवन आपको ग्रीट करता है आपने इन टर्न ग्रीट करना है उसको। सही। और उससे फिर दो सवाल और पूछ लें कि घर के हालात से कैसे हैं, कैसा रहा आपका दिन, किस तरह। तो ये इस तरह के आपके ना पॉजिटिव वाइब्स आपने देने होते हैं हमेशा। सही। तो इस तरह के चलें जी, इस पर भी मज़ीद जो है वो हम बात करेंगे। इसके अलावा ये एक इस तरह का मामला है कि आप अपने आप को कैसे बदल सकते हैं, इसके ऊपर जितनी भी बात करें कम है। जिस तरह से सीबी परेरा साहब ने हमें ये बात बताई कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो मज़ीद 2-4 बातें करके उसके हालचाल भी पूछ लें, थोड़ा सा उसका दिल बड़ा कर लें कि जी ठीक है इसने मुझसे अच्छी तरीके से बात की। तो पहला जेस्चर तो आपका अखलाक ही है, फिर उसके बाद आपके एक्शंस जो हैं वो काउंट होते हैं। एक्शंस कितने काउंट होते हैं सर? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स होते हैं। तो दीज आर द थिंग्स। आपकी जो एक्शंस हैं, आपके जो पूरे जो दिन के जो आपने जितने भी एक्ट्स किए हैं, दे शुड बी इन गुड नेचर और दे शुड बी इन द गुड डीड्स। तो होपफुली ये इस तरह एक्ट्स करने से आपका उस शख्स के ऊपर लास्टिंग इम्पैक्ट आ सकता है। सही। चलिए जी, इस पर मज़ीद भी बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हैदर अली साहब ने, जो कि चेयरमैन हैं, एनालिस्ट हैं और ये हैं चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कैसा जा रहा है आपका ये नया साल का दूसरा दिन? अच्छा जा रहा है जी, बहुत अच्छा। चलें, अच्छा सर, आज हमारा टॉपिक यही है कि इंसानियत और इंसान ख़ुद को कैसे बदल सकता है। यानी कि आप कैलेंडर बदलते हैं, साल बदलता है, लेकिन ऑब्वियसली लोगों के ख्यालात वहीं के वहीं रहते हैं, लोगों की नेचर वहीं की वहीं रहती है और वो उसी एटीट्यूड के साथ अगले साल में दाखिल हो रहे होते हैं और कोई चेंज नहीं आता। तो अपने आप को कैसे चेंज किया जा सकता है? जी, सबसे पहले तो खैर आपका शुक्रिया। और तब्दीली जो है, यह चेंज जो है वो लॉ ऑफ नेचर है। सही। इसको हम सब जानते भी हैं और मानते भी हैं। अब साल ब साल जो है जब तारीख़ें बदलती हैं, साल बदलते हैं, तो बुनियादी तौर पर मैं इस तब्दीली को जो है बमानी तरक्की लेता हूँ कि इवोल्यूशन जो है या इर्तिक़ा जो अल्लाह ने हमारी फितरत में रखा है कि एक छोटे बच्चे से लेकर और जवानी तक, और हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ इंसान में तब्दीली और तरक्की होती है, तो उसी तरक्की के तनाजुर में जो है इस तब्दीली को भी लिया जाना चाहिए। और ख़ुद बदलने का मतलब ये है कि ख़ुद की तरक्की करना, और ख़ुद की तरक्की का मतलब ये है कि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट। सही। ठीक है, जिसे सेल्फ़ डेवलपमेंट कहें, सेल्फ़ ग्रूमिंग कहें, या सिंपल वर्ड्स में सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट, कि ख़ुद अपने आप को बेहतर से और बेहतर करते रहना हर लिहाज से, यानी फ़िज़िकली भी, मेंटली भी, सोशली भी और इमोशनली भी। सही। तो हर लिहाज से मेरा ख़्याल है कि तरक्की करना जो है वही अपने आप को तब्दील करने के मानी में लिया जाना चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की बात की हैदर साहब ने, तो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में अब हम 2 चीज़ें तो इसकी मेनली डिस्कस कर चुके हैं कि जी आपका एटीट्यूड, फिर आपके एक्शंस। मज़ीद आप ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जो आपके अंदर बेहतरी लेके आ सकती हैं? देखिए, हमारा एटीट्यूड की आपने बात की, बिल्कुल ठीक कहा। बट हमने अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए कुछ ऐसे हैबिट्स और कुछ अच्छे हैबिट्स जो कि हम पहले शायद नहीं करते, वी शुड अडेप्ट दोज हैबिट्स जो कि हमें अच्छे लगते हैं और वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ। इस तरह के हैबिट्स जैसे ग्रीटिंग आपने पहले ही हमने डिस्कस किया था, बट ऑल्सो ग्रीटिंग दोज पीपल जो हमने पहले किसी को हम इनको तस्वर करते थे कि दे आर नॉट, बट ग्रीट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। मतलब आप जैसे ही आप एंटर होते हैं अपने दायरे में, छोटे से छोटे वर्कर को भी आप ग्रीट करना शुरू करते हैं, तो उनको एक सॉर्ट ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलती है कि हाँ यार, हमारा जो बॉस है वो अब हमें भी ग्रीट कर रहे हैं। और शुरू दिन से ही आप फ्रॉम द गेट टिल द टॉप आप जाके ग्रीटिंग्स, आपकी फर्स्ट ग्रीटिंग ही आपकी एक अच्छी रहती है। ठीक है। अच्छा हैदर साहब, जिस तरह से सीबी परेरा साहब ने बात की कि एक तो ग्रीटिंग्स करना शुरू, लोगों को ग्रीट करना शुरू करें, लोगों के साथ में एक तो अच्छे से बात करनी है, दूसरा ये कि अगर आप उनसे बड़े ओहदे पर हैं तो उनसे अच्छे से बात करें, यानी उनको ये रियलाइज़ ना होने दें या उनको ये फील ना होने दें कि भाई वो किसी भी जगह पर जो है वो कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। मतलब अगर इक्वली सबको ट्रीट करें अच्छे जेस्चर के साथ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बिहेवियर रख के, तो बड़े मामला बेहतर हो जाते हैं। ये
इससे किस हद तक आप जी, इत्तेफाक सबसे पहले तो खैर हमें ये समझना चाहिए कि ज़िंदगी का हाँ। जो बड़ा मकसद है वो हम प्लेजर है, खुशी है। सही। हम हर हाल में खुश रहना चाहते हैं, या हर छोटा बड़ा काम जो हम करते हैं वो खुशी के लिए करते हैं, और खुशी जो है वो खुश अखलाक़ी से आती है। सही। जो शख्स जितना खुश अखलाक होगा वो उतना ही ज़्यादा खुश और मुतमईन होगा। हाँ। दूसरी बात आपने जो कही कि अगर आप किसी ओहदे के लिहाज से, ज़िम्मेदारी के लिहाज से, मनसब के लिहाज से आप किसी से कुछ बेहतर हैं, तो इसको बहुत अच्छे अंदाज में इस तरह से लिया जा सकता है कि बड़े आदमी की डेफिनेशन क्या है। बड़ा आदमी कौन होता है, बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है। तो बड़े आदमी को समझने के लिए बहुत सादा सी बात है कि बड़ा आदमी वो शख्स है जिसकी सोहबत में बैठने वाला शख्स खुद को छोटा न समझे। ठीक है जी, इसको कंटिन्यू करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम साहब, कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। आया पहले तो तमाम मेहमानों को सलाम हो। और आपने जो इत्तेफाक बात की थी, देखें बात की कि इंसान वाकई नहीं बदलना चाहता, लेकिन देखें सब नेचर तो चेंज नहीं हो सकती। नेचर तो बड़े, अगर एक पुख्ता उम्र पे पहुंचे हैं ना नेचर, लेकिन अपने रवैयों में तब्दीली रहना बहुत जरूरी है। आपने जो बात की ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो, क्योंकि मैंने खुद अपने आप पे भी अप्लाई किया कि देखिए कुछ चीजें होती है आप वक्त के साथ सीखते हैं। अगर आप नहीं सीख रहे थे, वक्त आपको सिखा रहा होता है, तो वरना फिर आप खुद आइसोलेट हो जाते हैं लोगों से। अब इन्होंने इतनी प्यारी बात की कि खुश अखलाकी जो है ना इम्पोर्टेंट, खुश रहने के लिए खुश अखलाकी जरूरी है। अगर आपका अखलाक सही नहीं है, आपका बिहेवियर सही नहीं, इवन आपके घर में से शुरू करें ना सब, तो बीवी बच्चों से आपका कैसा अखलाक है, बाहर वालों से कैसा अखलाक है, पड़ोसियों से कैसा अखलाक है। हमारी तो पूरी मजहबी तालीम ही सीखी है। तो मेरा तो ये कहना है कि देखिए अब जो हमारे माशरती रवैये है ना, अब जैसे बाहर आप निकले तो जाहिर बात है अजीब बेहदम ट्रैफिक है, रोडें टूटी, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि हम अपने फ्रस्ट्रेशन किसी और पे नहीं उतार सकते। यानी अगर आपके साथ की प्रॉब्लम है तो आप अपनी उस प्रॉब्लम का जो है ना अपना गुस्सा किसी और पे क्यों उतार रहे हैं? आपको तो चाहिए कि आप ठंडे दिल से करें। एक दूसरे से अगर हम टॉलरेट करके इस शहर के अंदर चलेंगे ना, तो मामला बेहतर होंगे, बजाय इसकी लड़ाई झगड़े करें। मेरा तो इनसे सबके लिए काम भी करते हैं, और इनका आपके गेस्ट बैठे हुए ये समाजी काम भी करते हैं। लेकिन बात ये है कि मेरा ये क्वेश्चन है कि आज हमारे माशरे के अंदर हम तबलीग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी किरदार साजी नहीं हो रही। जब तक किरदार साजी नहीं होगी तो हम कैसे चीजें लेके आगे चलेंगे? यही मेरा क्वेश्चन है कि हम किरदार साजी कैसे करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया याया कॉल करने के लिए। तो याया का ये क्वेश्चन है कि कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे करें, किरदार साजी कैसे करें। इसका जवाब जो है वो हमारे गेस्ट से हम लेंगे, पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब कुछ बात कर लेते हैं हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से, हमारी क्रिकेट के हवाले से। और हमारी टीम जो है वो जो है ना स्पेशलिस्ट है कि अनप्रिडिक्टेबल होने में। अभी जैसे मैं इंट्रो में भी बात करी थी ना कि हमारी टीम जीता हुआ मैच भी हार जाती है और हारा हुआ मैच भी जीत जाती है। और हमारी टीम के पास जो प्लेयर्स हैं वो ज़बरदस्त हैं, कम्बिनेशन जो है वो ज़बरदस्त है, लेकिन फिर हम कहाँ लैग कर जाते हैं और ये सारा कुछ होता क्यों? और सबसे पहले ये पूछेंगे क्योंकि तौसीफ भाई जो है इसी टीम का हिस्सा थे। तो तौसीफ भाई इस वक्त हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो सबको। और ये बड़ी अच्छी बात है कि तौसीफ भाई जो है वो इस साल की शुरुआत में ही हमारे शो पर आ गए हैं, एंड आई होप कि तौसीफ भाई अब फिर इस तरह से हमें ज्वाइन करते रहेंगे। तौसीफ भाई, एक मैच होता है जिसमें प्लेयर्स जो हैं, ख़ास तौर से साइम अमेजिंग इनिंग्स खेलते हैं, बेहतरीन जो है वो बैटिंग करते हैं और हम सब उनकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं और सारा कुछ होता है। उसके बाद जो है वो सलमान एंड ऑल टीम कम्बिनेशन बहुत सारा कुछ ठीक जा रहा होता है, फिर हम मैच जीत भी रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद आखिर में आके कहाँ लैग कर जाते हैं, क्या हो जाता है, हम क्यों इतनी अनप्रेडिक्टेबल टीम बन गए? ये बात दुरुस्त है हमारी, और आज से नहीं, ये तो बहुत काफ़ी पहले से है। लेकिन ये है कि बड़े प्लेयरों ने कहा है, लाइक गावस्कर ने कहा है कि ये पाकिस्तान ऐसी टीम है कि कभी भी कुछ कर सकती है, लेकिन कर देती है एक दफ़ा तो फिर लोग कहते हैं जी वर्ल्ड क्लास हो गए हम, और इस तरह का है। बट लैग तो कर रही है, काफ़ी चीज़ों में लैग कर रही है, और इसकी वजूहात अगर पे हम जाएंगे तो अभी आप देखें बहुत डिस्टर्ब थे हम लोग जब से अमेरिका से हम लोग हारे थे और ये सब कुछ था, और वहाँ काफ़ी कुछ, तो ये चीज़ें चूँकि मैं इनसाइड बड़ा रहा हूँ, मुझे पता है सारी चीज़ें कि क्या है। बट मैं पहले तो ये बात नहीं करता था, इसलिए कि मुल्क के ऊपर
बड़ी ज़ाहिर है कि हमारी जिम्मेदारी है, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब पब्लिकली सब चीज़ें आ जाएं, दुनिया के चैनल्स और ये सब हमारे लिए ऐसी चीज़ें कहना शुरू कर दें तो वो पता चल जाता है कि भाई हमें नहीं, उन्हें पता है हमें नहीं पता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी नकवी साहब के आने के बाद जो है वो सॉल्व हुई हैं। हाँ। मैं तो सीधा इस्तेमाल यही करता हूँ, एक चीज़ के एक डंडा जिसे कहना चाहिए छड़ी उठी है तो थोड़ा बिल्कुल जो है बेहतरीन नीचे, इकदाम किए जी गए, हाँ। हाँ। तो उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि अच्छा है, बट ये टेम्परेरी है। क्या नकवी साहब आई होप कि जब तक हैं तो वो कुछ करेंगे, जाहिर है। और कुछ चीज़ें अभी भी मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं, कहने में कोई वो नहीं है, लेकिन जाहिर है वो उनको नहीं इतना पता, वो और बड़ी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, इसलिए हम नहीं उसको करते। लेकिन इस पे ध्यान ज़रूर दें कि कौन सिंसियर है, कौन सिंसियर नहीं है, कितनी, क्योंकि ग्रुप्स बंदी तो हमारे यहाँ थी ना, ये तो आप अच्छा, मान पहला लें। जो हमारा अब ये जो टेस्ट मैच हमारा गया है, ये टेस्ट मैच, इसमें ऑलमोस्ट हम जीता हुआ मैच जो है वो हार गए। इसके ऊपर ज़रा बात करें कि हमारी टीम जो है वो सडन कोई डिसीजन हमारा ऑन द ग्राउंड लैग कर जाता है कि भाई हमने किस स्पिनर को खिलाना है, किससे बॉलिंग करानी है। मतलब रबादा के जो एक मतलब वो बुलाए नहीं भूल रही वो बात। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। और देखें माजी में भी यही हुआ है कि कुछ ऐसे सीनियर प्लेयर साथ होते थे जब हम खेल रहे थे, हाँ। कि वो मशवरे देते रहते थे, और मुझे यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया। अब हम एकदम कहना शुरू कर दें कि शान की कप्तानी बिल्कुल लैग कर रही है, मैं खुद कह रहा हूँ थोड़ा लैग करती है, बट आप लोग सीनियर साथ हो, बाबर है और प्लेइंग कई 11 जो थी ना तौसीफ भाई, उसमें स्पिनर क्यों नहीं खिलाए गए, ये बताएं ना आप। नहीं, मेरा ख्याल है इतना मैं नहीं समझता कि वहाँ जो मैनेजमेंट बैठी है, जाहिर है आके बाबा आए, उनसे तो बढ़ के कोई नहीं है। अभी उन्होंने 2-4 डिसीजन लिए थे, अच्छे हुए थे, बट वहाँ की सिचुएशन देख के ही जो बट है ये तो सडन ऑन द ग्राउंड, ये तो प्लेयर की भी एबिलिटी है ना तौसीफ भाई, के प्लेयर्स ने वहाँ पर क्या डिसीजन लेना है। आपको पता है कि भाई एक फॉर्मूला वर्कआउट नहीं कर रहा, आप टेल एंडर्स के साथ में कैसे प्ले करेंगे, आप वहाँ पे बॉलिंग चेंजेस कर सकते थे। नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, वो तो हम खुद भी इसको कह रहे हैं कि फलां जगह ये होना चाहिए था, फलां जगह ऐसे होना चाहिए था। मैंने कहा था कि अब थोड़ा सा लैग कर रहा है उसकी कप्तानी में, तो बाकी लोग खड़े हैं ना, मशवरा दें, तो कोई भी उसके करीब नहीं आया, मैंने देखा। ऐसे अगर सिलसिले में डाउट पैदा होना शुरू हो जाते हैं तो ये डाउट हमारे लिए बहुत नुकसानदेह। तो आई थिंक ठीक है, कंबाइंड है, 11 खेल रहे हैं, उसमें अगर कप्तान आपका एक है तो भाई बाबर आप आन के थोड़ा सा बताओ उसे कि इसे चेक कर लो, या और कोई है। मुझे हैरत ये है कि जमाल को किस बेस पे खिलाया है इन्होंने, मुझे नहीं समझ आती। मीर हमजा बाहर बैठे हुए थे, या स्पिनर की आप बात कर रही हैं, उसको भी ऐड कर सकते थे किसी को बॉलिंग करने के लिए। तो आई थिंक मुझे हैरत है कि जमाल यहाँ पर भी उन्होंने बॉलिंग नहीं की, वहाँ भी कोई एज सच। फिर एक ओवर एक दे दिया गया, उसमें 11 रन उनको पड़ गए, वो भी एक मेरे ख्याल से गलत था। फिर मोहम्मद अब्बास सिर्फ उन्होंने ये रखा हुआ ठेका लिया हुआ है कि वही आउट करेंगे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये सब चीज़ें देखने वाली हैं, समझने वाली हैं, और आके बैठे हैं। जाहिर है कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है तौसीफ भाई, लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ लैग करती है हमारी टीम। क्या बाकी ऐसा होता है कि भाई हम एक मैच हार रहे हैं लेकिन पाकिस्तानी टीम वो मैच जीत जाती है? कितनी ज़्यादा जेलअप होने की, इंटेंशन सेम रखने की, या सडन ऑन द ग्राउंड आपको ये फैसला करना चाहिए कि भाई अगर यहाँ स्पिनर लगाना है तो स्पिनर लगा दें, फास्ट बॉलिंग नहीं अगर चल रही है तो हम फास्ट बॉलिंग के साथ जो है वो उसको प्ले करें? क्यों लैग करते हैं ये डिसीजन? देखिए, कॉम्बिनेशन का जहाँ तक ताल्लुक, कॉम्बिनेशन गलत खिलाए गए हैं, कई जगह पे गलत खिलाए गए हैं। हम खुद समझते हैं कि दूसरी टीम जो है इस तरह जा रही है, वो अपने मुल्क में इस तरह खेल रही है, और हम किसी और तरफ जा रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट का काम है, जो बैठे हैं, कप्तान का काम है। सब लोग सीनियर बैठे हैं ना वहाँ पर, जो सीनियर कहलाते हैं वो है ना मौजूद। तो अगर आप मशवरा नहीं देंगे तो हाउ कैन, आप किस तरह उसको, आप कह दें जी वो जो है शान ने वो कर दिया या किसी ने, अरे भाई एक आदमी थोड़ी है, वो तो 10 को लेके चल रहा है साथ। आप लोग भी तो उसको मशवरा देने वाले हैं ना। उसने गलतियां की हैं, मुझे पता है गलती की है उसने, कई जगह हुई है उसकी गलती, बट अब एक मलबा किसी के ऊपर आप डाल देंगे तो वो तो ज्यादती है मेरा ख्याल है। आप बैट्समैन क्या कर रहे थे? अच्छा, थोड़ा बताएं कि उन्होंने कहाँ लैग किया, क्या उनकी। देखिए, एक तो पहली बात, जब इतने कम रन, और रबादा की आपने बात की, जैसन खेल रहे थे,
देखिए टेलेंडर हैं ये, वो तो चलाना ही है उन्होंने। वो आपकी बात दुरुस्त है कि बीच में अगर कुछ नहीं हो रहा था तो आप स्पिनर को ट्राई कर लेते, साइम को कर लेते, आपके पास वो सलमान अली आगा थे, उनको चेक कर लेते, तो कुछ ना कुछ करना। आपने उसको बॉलिंग दे दी, 11 ओवर ही उसने नहीं किया, एक ही ओवर किया, उसमें 11 रन दे दिया। फिर आप उस पर प्रेशर डालते, जो हम क्रिकेटिंग उस पर कहते हैं, एक पीछे फील्डर रखा था, वो आराम से 1 रन लेके चला जाता था। उसको ऊपर, जब तक आप प्रेशर नहीं डालेंगे कुछ भी नहीं होगा। वो मार देता उठा के किसी वक्त भी, आउट होने के बहुत चांसेस थे। लेकिन अब इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाना सिर्फ कप्तान के उसमें नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप सब खेल रहे हैं तो हमने कई दफ़ा देखा लोग जमा अभी। अच्छा, अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की भी बात करें तौसीफ भाई, इंडिया, तो इंडिया में अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो यही इंडियन जो टीम थी, ये तकरीबन कोई 6 महीने पहले तक यही टीम जो है वो जीती, ये वर्ल्ड कप भी जीती। फिर इसी टीम के बारे में कहा जा रहा था जी पर्थ तक, जब ये पर्थ में खेल रहे थे, पर्थ तक जो है वो वाकई इंडियन टीम के जो है वो पर लगे हुए थे। और वहाँ पर अगर किसी भी प्लेयर के बारे में बात हो रही थी तो उन्होंने उनको ये बताया था कि जी ठीक है, जसवाल जो है उन जैसा कोई नहीं है। और बुमराह तो खैर नो डाउट वो हैं ही आउट क्लास, जसवाल भी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन यही रोहित शर्मा जो थे ये अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अब यहाँ पर न्यूजीलैंड से हारे, फिर इनका चेन्नई में भी यही हुआ, फिर उसके बाद अब ये जो रीसेंट इनका अब ये टेस्ट है, इसमें अब कल इनका दोबारा से टेस्ट शुरू होने जा रहा है, जिसमें अभी गौतम गंभीर आए और क्लैशेस सामने आए। उन्होंने खैर उस हवाले से बात नहीं की, लेकिन वहाँ पर भी इतने जो ये कहते कि जी उनके बैट्समैन ऐसे हैं कि उनका मिडिल ऑर्डर शेक नहीं करता, उनकी बैटिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं आता। वहाँ जो मसाइल चल रहे हैं, थोड़ा सा अगर उसके ऊपर बात करें हम, कि आप क्या समझते हैं कि इनकी टीम में इस तरह का इनका फ्लॉप होना या टेस्ट मैच हार जाना, और अब एक उनके पास गुंजाइश है कि वो फिर अब कल से जो मैच शुरू हो रहा है उसमें वो ड्रॉ करने की, जीतने की कोशिश करेंगे, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं तौसीफ भाई। देखिए, एक तो पहली बात ये एशियन टीम्स जब भी जाती हैं, मैं ऑनेस्टली अगर सही मुझसे पूछते हैं तो इंडिया ने बहुत इम्प्रूव किया, वहाँ जाके काफ़ी मैचेस जीते, और बिकॉज ऑफ वो बहुत ज़्यादा जाके खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उनको सीरीज़ ज़्यादा मिलती है। फिर हम कहेंगे आईसीसी हमें क्यों नहीं इतना करता, तो वो ज़्यादा खेलते हैं। फिर एक चीज़ जो है, देखिए एशियंस में प्रॉब्लम है, उनके यहाँ कोहली और रोहित शर्मा पे बड़ा क्रिटिसाइज। भाई मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, उनके पास रिप्लेसमेंट मौजूद हैं। जब भी ये हटेंगे, जैसे हम सुन रहे हैं कि लेकिन उनके पास रिप्लेसमेंट मौजूद हैं। सही। हमारे बैकअप पे कुछ भी नज़र हमें नजर आ रहा है, उनके पास यंगस्टर्स भी काफ़ी आ रहे हैं सब। अब ये एशिया की प्रॉब्लम ही है हमारे यहाँ, कि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स इतनी चल रही होती है, इतने अभी थोड़े ही अर्सा तो गुजरा है, हम लोग क्या क्या नहीं सुन रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। मैंने जो ये आपको ये जो बात की ना कि पड़ोसी मुल्क में इंडिया में, अब वहाँ पर जो कल इंडियन एक्सप्रेस की जो एक रिपोर्ट आई, उसने एक तहलका मचाया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि हमारे प्लेयर्स को टोन अप होने की ज़रूरत है, हमारे प्लेयर्स को जेल अप होने की ज़रूरत है, सडन कुछ मेंटल ग्रूमिंग होनी चाहिए, जो कि प्रेशर में अगर आप खेल रहे हैं ना तो वो फैसले ले लें। ये मैंने जो कंपैरिजन किया ये इसलिए किया कि हम जिस टीम के बारे में बात कर रहे हैं वो पर तक बेस्ट थी, लेकिन उसके बाद वहाँ भी फिर ये चीज़ें जो है वो शुरू हुई। जिस तरीके से अभी रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की खबरें भी सामने आई, फिर आज गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी ठीक है ड्रेसिंग रूम की बात बाहर नहीं आनी चाहिए थी, सारा कुछ। तो इतने बड़े जो प्लेयर्स हैं, जैसे विराट कोहली हैं, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, रोहित ने परफॉर्म नहीं किया, 3-4 उनके हैं, बुमराह परफॉर्म कर रहे हैं, वो आउट क्लास परफॉर्म कर रहे हैं, ऋषभ पंत जो है उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो पहले थोड़ी सी ज़रा उसके ऊपर बात कर लें हम, कि वहाँ इन लोगों का परफॉर्म ना करना, आपको क्या लगता है कि जी इन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया क्योंकि ये तो अपने आप को सो कॉल्ड यानी कि खेलते भी अच्छा हैं, और पूरी दुनिया में इनका परसेप्शन ये है कि जी अगर ये पिच पर हैं, बैटिंग कर रहे हैं, तो रन्स तो आएंगे। मैंने जैसा कहा कि वहाँ पे बहुत मुश्किल क्रिकेट होती है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में हम भी बहुत स्ट्रगल किए हैं हमने। और जहाँ तक उनका ताल्लुक है, जाहिर है वो जीते भी हैं कई बार, और जो देखें जब हारते हैं ना तो फिर बहुत मुसीबत, पिछली सारी चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग कि भाई हार गए। ये एशियंस का प्रॉब्लम है। फिर कहते हैं सिलेक्टरों को हटा दो, फिर कहते हैं इनको हटा दो, उनको हटा दो, प्लेयर वहीं का वहीं मौजूद है। कोहली पे या रोहित शर्मा पे अगर कोई हो रही है तो आप हटा दें ना उसे, ऐसी कौन सी बात है, आपको प्रॉब्लम आ रही है। अब इंडिया जैसी जगह पे जहां बैकअप उनका काफ़ी मौजूद है, ये सियासत, पॉलिटिक्स ये चलती रहती है, और मीडिया फिर आपको पता है क्या है। तो कुछ
कोहली के फेवर में है ज़्यादा और कुछ रोहित शर्मा के। भाई मैं तो ये कहता हूँ ठीक है, आपके पास रिप्लेसमेंट है ना, आप उनको बाहर करते हैं, उसमें कौन सा, फिर जीत के दिखाएं आप। ये हारने के बाद कोई भी कंट्री हो, देखें गोरा फील नहीं होने देता, मगर उनको पता है, लेकिन वो डिसिप्लिन है, वो लोग डिसिप्लिन है। उनके यहाँ भी जो है वो कमेंटेटर कहते हैं, ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन उनके यहाँ इतना अजाब नहीं आता जो एशियंस के ऊपर अदाब आता है। अब इंडिया पे आ रहा, हम पे आ रहा है। अभी कल हम टेस्ट मैच शुरू कर रहे हैं, अगर हम जीत जाते हैं तो क्या फिर वही हम कहेंगे बहुत अच्छे हो गए हम। कमेंट्री के दौरान उन्होंने वो जो उनके कमेंटेटर थे, उन्होंने अहमक तक उन्होंने जो है वो उनको कहना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियसली अगर बात की जाए वहाँ की, तो वहाँ पर जिस तरह से अभी उनकी टीम की जो सिचुएशन जा रही है, दैट्स सो वर्स्ट, क्योंकि आपस में उनके बहुत सारे वहाँ पर इंडिया में जो है वो क्लैशेस भी चल रहे हैं, और अभी कप्तान कौन बनेगा इसकी भी जंग जो है वहाँ पर जारी है। शो में या वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर तौसीफ भाई से मजीद चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग City at 10। वेलकम बैक। तो जनाब हमारे साथ तौसीफ भाई मौजूद हैं और इस वक्त तौसीफ भाई से हम डिस्कस करेंगे। तौसीफ भाई, अब जो अगला टेस्ट मैच हमारा शुरू होने जा रहा है वो ऑब्वियसली 3 जनवरी से है, यानी कि कल से। तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर मज़ीद क्या जो है वो करना चाहिए, किस तरीके से प्लान बनाना चाहिए, किस तरीके से जो है वो अटैक करना चाहिए? जी देखिए, जब हम इंग्लैंड जा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, जाते हैं ऑस्ट्रेलिया तो रिसेंटली हम गए, और साउथ अफ्रीका तो हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं, बड़े बड़े मेरे जैसे भी प्लेयर जो छोटे प्लेयर हैं और बड़े प्लेयर भी कर रहे हैं, हो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान वहाँ जाके स्ट्रगल कर। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया में हराया। यहाँ भी आन के आपने देखा कि साउथ अफ्रीका की पूरी टीम को हमने वनडे में हराया। तो ये तो एक बड़ी अचीवमेंट है, और इम्प्रूवमेंट जहाँ तक ताल्लुक है वो भी है, नज़र आए। मैं हमेशा कहता हूँ कॉम्बिनेशन ठीक खिलाओ आप, कॉम्बिनेशन आप ठीक खिलाओगे तो ठीक वो होगा। तो कॉम्बिनेशन ठीक खिलाएं। आपकी इतनी बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी अभी आ रही है पाकिस्तान में, खैर हम यहाँ पर तो हम डेफिनेटली होम उसकी वजह से भी, और फिर हमें प्रॉब्लम भी इतनी नहीं होंगी जितनी हम। अब ये टेस्ट मैच की जहाँ तक आपने भी, कोई बात नहीं, आप ये मैच जीतने की पूरी कोशिश करें। देखिए लड़के हार जाते हैं, जैसे अभी क्लोज जाके आप हार गए ना, हम बुराई आ रही, तो यहाँ हम जीत जाते तो वाह वाह हो जानी। तो आप ये वाला मैच अपने उससे खेलें, डेफिनेटली मुश्किल आते हैं, बैट्समैन अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सिर्फ साइम अय्यूब नहीं करेगा, या सिर्फ 50 रन जो है, बाबर के 50 रन मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए उसके, ठीक है वो फॉर्म में नहीं था, फिर आया, जो भी है। आपका जो दूसरे कामरान गुलाम है वो भी 50 कर रहे हैं, सब इतनी परफॉर्मेंसेज हैं, हम उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। बट इस वक्त आपकी ज़रूरत है हमें लंबा स्कोर करने की। जो भी खड़ा, साइम के लिए मैं कहूँगा जब वो 100 कर लेते हैं तो उसके बाद फिनिश करके आओ, हमारे पास फिनिश करने वाले नहीं है। तो इसी तरह मैं बाबर को कहूँगा कि मैं तो, मुझे तो मज़ा नहीं आता अगर वो 50 या 40 करके आउट हो, तो वो पहले भी कर रहे हैं। तो बड़ा स्कोर करो, बड़ा स्कोर करोगे, प्रेशर हर प्लेयर पे आता है। बिल्कुल, बाबर आजम जब क्रीज पे होते हैं तो उनकी जो फैंस है, जो उनका एक फैन मोमेंट है, और जो लोग उनको देख रहे होते हैं, वो शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल होनी भी चाहिए, और बटे हुए हैं ना एक्चुअल, कुछ अगेंस्ट हैं, कुछ जो ऐसा हम उसको नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि वो जो कर रहा है वो मेरे हिसाब से उसके कैलिबर का नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह दुनिया में इस वक्त टॉप पे है वो कई चीज़ों में, तो हमें तो उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ ठीक है, बैट पैच आता है, और बैट पैच में उनको रेस्ट भी करा दिया गया, सब किया इसी तरह। लेकिन कॉम्बिनेशन में मैं फिर वहीं पे आऊँगा कि आप कॉम्बिनेशन में आकिब के होते हुए क्या हुआ है, जो ये जो है जमाल को खिला लिया, किसने है, उसने तो बैटिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं उसको। वो अब बात वो ये ना कि सबसे ज़्यादा जिस तरह से अब आप बात कर रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे लोग जो है वो बात कर रहे होते हैं। क्या होता है कि प्लेयर टू प्लेयर अगर हम बात कर रहे होते हैं ना, तो बात वही आ जाती है कि इंडिविजुअल का गेम तो है नहीं है तौसीफ भाई, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। तो अगर टीम हार रही है तो टीम ही हार रही है, और अगर टीम जीत रही है तो टीम ही जीत रही है। तो आपको क्या लगता है कि ओवरऑल हर प्लेयर को यही सोचकर उतरना चाहिए कि जी एट द मोमेंट दिमाग को हमने एक्टिव रखना है, अगर शॉट मारने की ज़रूरत है तो शॉट मारें,
अगर नहीं आपको कोई जल्दबाजी है तो आप आराम से रन्स ले लें। अगर आपकी बॉलिंग स्पिन नहीं चल रही तो आप फास्ट बॉलर लगा दें। अगर आपका फास्ट बॉलर नहीं चल रहा तो आप कोई अगर आपके पास मार्जिन है तो ट्राई कर लें। बट क्यों हम ये जो कहना चाहिए ना, मैच के अंदर तो ये बहुत बड़े डिसीजन बन जाते हैं कि भाई किससे बॉलिंग करानी है, किससे नहीं करानी है। ऑब्वियसली ये टीम वर्क होता है, ये कैप्टन देखता है। लेकिन क्यों हमेशा ऐसा होता है कि हम सब कुछ ठीक चल रहा होता है और मैच के अंदर एक छोटी सी गलती जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती। जब आप ये बात सोच रही हैं तो वो क्यों नहीं सोच रहे, या मैं सोच रहा हूँ तो वो क्यों नहीं सोच रहे, सब सोच रहे होते हैं। वो प्रेशर ही अंदर जो है ना वो है, जिसने वो प्रेशर हैंडल कर लिया ना, तो देखिए आप खुद कह रही हैं कंबाइंड एफर्ट है, ये 11 खेल रहे हैं या 15 अंदर हैं, इन कंबाइंड एफर्ट है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। और जिम्मेदारी देखिए एक कप्तान जरूर होता है, बाबर भी कप्तान थे, उस वक्त भी काफ़ी मुश्किलात आई थी, कई चीज़ें ख़राब हो रही थी, अच्छी हो रही, जो भी। यहाँ आप कंबाइंड एफर्ट को इस तरह अगर लेंगी ना कि भाई आप आन के मशवरा तो दो, कोई उसको मशवरा ही नहीं दे रहा। अभी आपने वनडे में देखा था रिजवान सबको ऐसे लेके जप्पी डाल के खड़े हो जाते थे और बात कर रहे हैं, सब किधर हैं सब, वेयर इज। तो मतलब मैं थोड़ा सा लैक इसलिए कर रहा हूँ, ये बात करने की है इसलिए कि नजर आ रही हैं चीजें, तो वो चीजें अगर आप कौन काबू करेगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बाहर बैठे, अभी साइम अगर नहीं करे तो आप तो बिल्कुल गिर गए। हाँ नहीं, हमारा जो मिडिल ऑर्डर है उसके बारे में तो हमेशा ये बात की जाती है कि जी हमारा अगर ओपनर चल जाते हैं तो हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं चलता, मिडिल ऑर्डर अगर हमारा चल जाए तो ओपनर्स नहीं चलते, या फिर हमारे दोनों चीज़ों में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बेचारे टेल एंडर्स आके जो है ना वो कुछ ना कुछ स्कोर सेट कर लेते हैं। हाँ, और हमें लगता है कि नहीं जी ठीक है अभी स्कोर इतना हो गया है, कुछ ना कुछ हम कर लेंगे। ये वाला जो एक पूरी इनकी ग्रूमिंग है कि ये लाइनअप की ग्रूमिंग करें, ये मेंटल ग्रूमिंग करें कि भाई आउट आपने जल्दी जल्दी विकेट्स नहीं देनी है, आपने आउट हो के नहीं जाना, ये जरा बताएं। क्योंकि आप भी जब क्रिकेट आप भी खेलते होंगे तो हसी भाई, तो आप लोग हाँ हमने बड़ों से सीखा, हमने बड़ों से, हमारे टाइम में जो थे उनका मैं नाम अब जावेद मियांदाद साहब का ले सकता हूँ और कई प्लेयरों का ले सकता हूँ। आप अपना थोड़ा सा लर्निंग एक्सपीरियंस बताएं। नाम नहीं लूंगा इसलिए कि कहीं ये ना हो कि हम खैर वो देखिए प्लेयर का अपना दिमाग काम करना चाहिए। हाँ। काम क्या करना चाहिए, मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ क्या। हाँ। मतलब मैं इतना साथ रहा हूँ। हाँ। आपको याद होगा कि वो जावेद मियांदाद साहब ने एक छक्का मारा था, उससे पहले मैंने फेस किया था, अगर नहीं है तो उसको देख लिया। एक बॉल मैंने खेल ली और जो है वो जावेद मियांदाद ने दूसरी बॉल पे छक्का, वहाँ मैंने 1 रन ले लिया। मेरा दिमाग काम कर रहा था तो मैं किया ना कि मैंने सोचा कि 1 रन लेके उनको इधर भेज दूं। तो ये है मेंटल, आपको समझ ही नहीं आ रही है कि आपको वहाँ करना क्या है। स्कोर बोर्ड सामने लगा हुआ है, सब कुछ है, आपको किस तरह टैकल करना, ये एक्सक्यूज कोई है नहीं। इतनी क्रिकेट अभी मैं कामरान गुलाम को कहूँ नया आया है ठीक है, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि मैंने जिस तरह शॉट मारी है दूसरी इनिंग में, कि आप पक्के नहीं हो गया है कोई, यहाँ पर आपको जगह बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं आप मिडिल ऑर्डर में आए 1-2 प्लेयर जो भी आए और चांस भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और 30-35 लड़का तो हमने खिलाया था जब हम सिलेक्शन कमेटी रिसेंटली 6-7 महीने पहले ही मैं सिलेक्शन कमेटी से। बट अब ये प्लेयरों को सोचना है, वो खेल रहे हैं, उनका दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा। अब बाहर जो कोच बैठा है वो आपको हर वक्त मशवरे थोड़ी देता रहेगा कि यार मतलब वही ना कि हमारी टीम को जेलअप होने की जरूरत है। जेलअप देखिए हारते हैं तो ये चीजें होती हैं, वरना बड़ा जेलअप होते हैं जब भी हम हार रहे हैं ये भाई ऐसा नहीं है। हाँ हम तो दूसरी नजर से देखते हैं। कल का कॉम्बिनेशन बताएं तो आसिफ भाई। नहीं कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, अगर आमिर जमाल की जरूरत मुझे तो नहीं लग रहा, अगर वो फिट नहीं है, पूरी बॉलिंग नहीं कर सकते, या आप ऑलराउंडर के आई थिंक यूजलेस। आप स्पिनर डाल सकते हैं, वहाँ देखिए सिचुएशन क्या है स्पिनर, वरना मीर हमजा को आप डालें, फास्ट बॉलर ही आपने डालना है। मीर हमजा ने परफॉर्मेंस पाकिस्तान में का जो ओवरऑल वेन्यू है उस हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखिए वेन्यू तो वहाँ पे ग्रास होती है, उस पे ग्रास पे देखें हर किसी का मुश्किल, वो स्ट्रगल कर रहे थे, आप देखें ना वो भी तो कितनी जल्दी। अब्बास ग्रेट 3 साल बाद आया, उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, आपके सामने दूसरे बॉलर्स नहीं दे सके, जबकि वो रेगुलर खेल रहे थे नहीं दे सके। तो ये सब देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई हमारे शो पर आए। शो का टाइम एंड अप हो गया है, कल फिर लेकर आएंगे आपके लिए बहुत अच्छी सी टॉप स्टोरीज। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सिटी एट 10।